हेलो 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 जी, हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। घर पे सब कैसे हैं? बढ़िया। अंकल जी आंटी जी ठीक हैं, घर वाले घर वाली ठीक हैं, सब एकदम बढ़िया चल रहा है, चकाचक चल रहा है, एकदम ज़बरदस्त चल रहा है। सो मेरे बच्चे, आज हम लोग करने वाले हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एक ऐसा चैप्टर जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बट हम आराम से बहुत ही प्यार से इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी, आइए। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की अगर मैं बात करूं तो कौन से ईयर में आया था रजे? 1930, राइट? कौन से ईयर में आया था? 1930। ठीक है जी, यस मैम, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इस बैच में नोट्स चाहिए तो अभियान बैच में जाना होगा आपको। पीडब्ल्यू के ऐप पे जाएंगे, अभियान बैच में जाएंगे एंड ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। क्या मैं और गोरी लग रही हूँ गाइस? तो ये नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। मुझे भी ऐसा लगा कि यार थोड़ा सा डल डल लग रहा है, तो बाद में देखा अरे लाइट्स ही ऑन नहीं है यार। ठीक है मैम, आइए। तो सबसे पहले मतलब समझते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का मतलब क्या है। ठीक है, अच्छा, सेल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये बताओ। सेल सिंपली मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ठीक है, सेल की अगर मैं बात करूं, सेल क्या होती है रजे? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। मैम ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मतलब, आप देखो यार, सिंपल देखो, आपको पता, आप मार्केट में जाते हो, जब मान लो आप जाते हो कपड़े लेने, ठीक है, तो आप एज बायर बन के जाते हो, दुकानदार सेलर होता है, वो आपको कपड़े देता है, आपसे पैसे लेता है, और वो कपड़े हमेशा के लिए आपके हो जाते हैं। ऑनलाइन कभी सामान मंगाया है, आप डिलीवरी पर सामान मंगाओ पैसे दे करके, तो अब आपसे जो डिलीवरी वाले होते हैं वो वापस थोड़ी ना मांगेंगे। अमेजोन से मैंने पार्सल मंगाया, कोई पैसे दे रखे हैं, पार्सल डिलीवर हो गया, अमेजोन वाले पैसे वापस थोड़ी ना मांगेंगे पार्सल। क्यों? क्योंकि ऑनरशिप डिलीवर हो चुकी है। क्योंकि क्या डिलीवर हो चुका है मेरे बच्चों? ऑनरशिप डिलीवर हो चुकी है। तो व्हेन आई टॉक अबाउट ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, इसका मतलब होता है सेलर ने बायर को ऑनरशिप दे दी है। मतलब मैं बोल सकती हूं, सेलर ने बायर को गुड्स दे दिए हैं और बायर ने सेलर को मनी दे दी है। यस और नो? इसी को हम बोलते हैं सेल। मैम लेकिन अगर एक बात बताओ, सेलर ने बायर को गुड्स दिए और बायर ने भी सेलर को गुड्स दिए, तो वो तो बार्टर हो गया। वो तो क्या हो गया? बार्टर हो गया। बार्टर सेल में नहीं आता। सेल में हमेशा मॉनिटरी कंसीडरेशन रहती है। सेल में मेरे बच्चों हमेशा क्या रहती है? मॉनिटरी कंसीडरेशन। बार्टर कभी भी सेल में नहीं आता है। बार्टर कभी भी सेल में नहीं आता है। क्या इतनी बात क्लियर है? डन। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैम एक बात बताओ, ये गुड्स क्या होता है? अब देखो मेरे बच्चों, जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं रजे, तो प्रॉपर्टी ना दो तरीके की होती है, राइट? और यू कैन से गुड्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, सॉरी गुड्स नहीं, प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है। एक होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी और एक होती है मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, एक क्या होता है, एक क्या होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी और एक क्या होती है मेरे बच्चों? मूवेबल प्रॉपर्टी। जब इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल या परचेज होती है, जब इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल या परचेज होती है, तो उस पर लगता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। क्या लगता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो मतलब मैम इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगता। एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल पर क्या लगता है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। जब मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल होती है, सिर्फ उस पर सोगा यानी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लगता है। तो मतलब मैं बोलूं, गुड्स क्या है? गुड्स मूवेबल प्रॉपर्टी है। गुड्स क्या है मेरे बच्चों? मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मतलब मैम देखो, सेल के लिए बायर सेलर का होना जरूरी है, ओनरशिप ट्रांसफर होनी जरूरी है। ओनरशिप किस में ट्रांसफर हो रही है? गुड्स में। किस में ट्रांसफर हो रही है? गुड्स में। किस में ट्रांसफर हो रही है? गुड्स में। यस और नो? क्लियर है? और बदले में क्या मिल रहा है? मॉनिटरी कंसीडरेशन।
क्या मिल रहा है? मॉनिटरी कंसीडरेशन। मैम गुड्स बताओ ना क्या होते हैं, आ जाओ मेरे बच्चे। गुड्स का मतलब होता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, है ना। जो चीज मूव कर सकती है वो क्या है? गुड्स। जो चीज मूव कर सकती है वो क्या है? गुड्स। ये पेन मूव कर सकता है, गुड्स है, ठीक है। ये ग्लास मूव कर सकता है, गुड्स है। ये नैपकिन मूव कर सकते हैं, ये गुड्स है, ठीक है जी। एक्सक्लूडिंग, सुनना, एक्सक्लूडिंग करेंसी, एक्सक्लूडिंग करेंसी, और दूसरा है एक्शनेबल क्लेम। दूसरा क्या है? एक्शनेबल क्लेम, राइट। एंड इंक्लूड्स व्हाट? इंक्लूड्स शेयर, स्टॉक्स, growing crops, things that are attached to earth, things that are attached to earth, agreed to be separated before sale, right? Agreed to be separated बिफोर सेल। बिफोर व्हाट मेरे बच्चों? सेल, ठीक है। ये होते हैं आपके इंक्लूड और एक्सक्लूड। अब आराम से इन पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। गुड्स की डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सक्लूडिंग करेंसी, अरे भाई साहब कभी तुमने करेंसी को बेचा खरीदा थोड़ी ना है। ये 500 के नोट के बदले भैया 500 के नोट दे दो ना, 1000 के नोट के बदले 1000 के नोट दे दो ना, मतलब ये तो एकदम ही भाई बिना दिमाग की बात है। तो करेंसी इज नॉट गुड्स, बिकॉज करेंसी की सेल परचेज इंडियन करेंसी की सेल परचेज नहीं होती, याद रखना। बट जो रेयर कॉइन्स है, सुनना, जो रेयर कॉइन्स है उन्हें गुड्स माना जाएगा। रेयर कॉइन्स आर कंसीडर्ड एज गुड्स। जो अभी एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अभी 500 रुपए का नोट चल रहा है सर्कुलेशन में, 100 रुपए का नोट है, 200 रुपए का नोट है, 10 का सिक्का है, 20 का सिक्का है, 50 का नोट है, 10 का नोट है, 20 का नोट है। ये अभी करेंसी है, इसे हम गुड्स नहीं मानेंगे। बट कोई रेयर कॉइन होगा, क्या उसे गुड्स मानेंगे? यस। और दूसरा है एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम का क्या मतलब होता है? आराम से सुनना, ठीक है। मान लो ये ए है और ये हमारा बिलौटा है, ठीक है। अब ए ने क्या किया? बिलौटे को लोन दिया था। अब बिलौटे ने वो लोन रीपे नहीं किया, ठीक है जी, नहीं किया। अब अगर ए बिलौटे के अगेंस्ट एक्शन लेगा, मतलब ए ने बिलौटे के अगेंस्ट एक्शन लिया और ए गया कोर्ट में, तो कोर्ट बिलौटे को बोलेगा कि भाई इसको रीपे कर, यस और नो? कोर्ट बिलौटे को क्या बोलेगा कि भाई ये ए का लोन रीपे करना, और ए का लोन फिर जो बिलौटा है उसको रीपे करना पड़ेगा। मतलब अभी तो मेरे पास वो चीज नहीं है, लेकिन अगर मैं एक्शन ले लूं तो फिर मैं वो क्लेम कर सकता हूं। दैट इज एक्शनेबल क्लेम। दैट इज व्हाट? एक्शनेबल क्लेम। अभी तो ए के पास पैसे नहीं आए, मान लो ये लोन था 10,000 का, ठीक है। अभी तो ए के पास ये पैसे नहीं आए, बिलौटे ने पैसे नहीं दिए, लेकिन अगर ए जो है वो एक्शन ले ले, ए है जो वो क्या कर ले मेरे बच्चों? एक्शन ले ले, तो क्या ए के पास पैसा आ सकता है? द आंसर इज यस। इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्शनेबल क्लेम। यू कैन नॉट सेल दैट, यू कैन नॉट परचेज दैट। तो लॉ मेकर बोल रहा है शिवानी, जब भी हम गुड्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? गुड्स में। गुड्स में क्या आएगा? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या आएगा? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग, स्पेसिफिकली एक्सक्लूडिंग करेंसी एंड एक्शनेबल क्लेम। एक्सक्लूडिंग व्हाट? करेंसी एंड एक्शनेबल क्लेम, एंड इंक्लूड्स शेयर्स, स्टॉक्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, थिंग्स दैट आर अटैच्ड टू अर्थ और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द अर्थ बट अग्री टू सेपरेट बिफोर सेल। जैसे स्टॉक मार्केट के जो शेयर्स होते हैं, स्टॉक्स आर ऑल्सो शेयर्स ओनली, ठीक है। शेयर्स की हम सेलिंग परचेजिंग कर सकते हैं, यस। रिलायंस का शेयर आज बेचा, कल खरीद लिया, परसों बेचा, अगले दिन खरीद लिया, तो शेयर्स भी मूवेबल प्रॉपर्टी है।
क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, मतलब जो क्रॉप्स उग रही हैं, क्या आप उनको काट करके बेच सकते हो? यस, वो भी क्या है, वो भी क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी। उसके बाद मान लो ये पेड़ है, अब जब तक ये पेड़ लैंड से अटैच्ड है, जब तक ये पेड़ लैंड से अटैच्ड है, तब तक ये पेड़ इमूवेबल है, तब तक इसको आप गुड्स नहीं बोल सकते। बट मैंने क्या बोला कि आपको ये बेचूंगी, लैंड से हटाकर ही बेचूंगी, तो जैसे इसको लैंड से हटाया जाएगा ये क्या बन जाएगी, मूवेबल प्रॉपर्टी। ये क्या बन जाएगी मेरे बच्चों, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर गुड्स की डेफिनेशन एक बार मेरे साथ याद करो, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। अच्छा, क्या एक्सक्लूड करेंगे मेरे बच्चों, करेंसी और एक्शनेबल क्लेम, currency or actionable claim, and includes what, shares, stocks, growing crops and things that are attached to earth। ठीक है, एक बार मेरे बच्चों हम चलते हैं अपने मॉड्यूल पर एंड करते हैं मॉड्यूल से चीजें सॉर्ट। आइए, ये फर्म वाला तो हो गया, ये पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी तो बाद में करेंगे। आ जाओ 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 आ जाइए, ठीक है। एक बार हम इसको स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। अच्छा, कोई भी एक्ट इफेक्ट में कब आया था, अगर ये हमें दे रखा है ना रजय, तो हम ये करके जाएंगे, बट इसमें इन्होंने नहीं दे रखा तो ठीक है, ठीक है। आइए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए क्या जरूरी है बताइए, ट्रांसफरी एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप इन गुड्स, किसको ट्रांसफर हो रही है, बायर को, फॉर व्हाट, मनी कंसीडरेशन, फॉर व्हाट मेरे बच्चों, मनी कंसीडरेशन। उसके बाद हमने गुड्स की डेफिनेशन की, एक बार पढ़ते हैं। गुड्स यहां पर भी लिखा हुआ है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड इंक्लूड स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रासेस। ठीक है, अब लॉ मेकर कह रहे हैं शिवानी मेरी बात सुन, ये जो तू पढ़ती आ रही है ना, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गया, ये भी क्या है, गुड्स। शिप भी क्या है, एक तरीके के गुड्स। तो जब हम गुड्स की बात करते हैं तो थोड़ा सा एंगल वाइडर हो जाता है, ठीक है। लॉ मेकर कह रहा है ये जो तू पढ़ती हुई आ रही है, एक तो शिप, शिप तो इन्होंने ऐसे ही दे दिया, ठीक है। उसके बाद कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये भी क्या है, गुड्स, ये भी क्या है, गुड्स। एंड ऑन द सेम टाइम एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये जो वाटर है, ये जो गैस है और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, क्या ये भी गुड्स हैं क्या, वाटर, गैस और इलेक्ट्रिसिटी, क्या ये भी गुड्स हैं। देखो क्वेश्चन क्या आया, ये तो है एज रिगार्ड्स वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी इज डाउटफुल वेदर दे आर गुड्स। कौन से केस में, रश बिहारी वर्सेस एम्परर, ठीक है। गुड्स में बी एग्जिस्टिंग, फ्यूचर एंड कंटीजेंट हम बात करेंगे, बट क्या यहां तक क्लियर है, यस मैम यहां तक क्लियर है। अब गुड्स की टाइप करने से पहले हम आते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। लॉ मेकर कहता है शिवानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ना दो चीजें आती हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कितनी चीजें आती हैं, दो। मैंने बोला कौन कौन सी, कहता एक आता है सेल और एक आता है एग्रीमेंट टू सेल। मैंने कहा अच्छा, एक क्या आता है, सेल, और एक क्या आता है मेरे बच्चों, एग्रीमेंट टू सेल। अब सेल में क्या होता है, ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होती है। मैं, आपने मुझसे फोन लेना था, मैंने आपको फोन दे दिया, रियल टाइम बेसिस पर चीजें खत्म, थिंग्स आर डन, दैट इज सेल, दैट इज व्हाट, सेल। तो सेल में क्या होता है मेरे बच्चों, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होती है। क्या होती है, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ठीक है। एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है कि हम आपको ट्रांसफर करेंगे ओनरशिप 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, एक स्पेसिफिक डेट पे। सो एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप और प्रॉपर्टी इन गुड्स passes after a certain time. Property in goods passes a certain time, ठीक है, passes after certain time। मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो आज हो गया, लेकिन प्रॉपर्टी कुछ समय बाद पास होगी, मतलब ओनरशिप कुछ समय बाद पास होगी।
तो क्या आप ये बोल सकते हो जो एग्रीमेंट टू सेल है वो एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। वो क्या है? एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। मैम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्यों? क्योंकि वो आगे जाकर के एग्जीक्यूट होगा, वो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, वो आगे जाकर के एग्जीक्यूट होगा। और जो सेल है वो एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। जो सेल है वो क्या है? एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि वो एग्जीक्यूट हो चुका है, सेल जो है वो हो चुकी है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो चीजें आती हैं, सेल और एग्रीमेंट टू सेल। सेल में प्रॉपर्टी इमीडिएटली पास होती है, एग्रीमेंट टू सेल में प्रॉपर्टी बाद में पास होती है। सेल को हम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, एग्रीमेंट टू सेल को हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। आइए एक बार ये देख लेते हैं। सबसे पहला, द फॉलोइंग आर द एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड। सबसे पहला है बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बाय मतलब दो पार्टीज, राइट? मैं अपने आप को बेच नहीं सकती और अपने आप को खरीद नहीं सकती। मैम हमने तो बेच दिया था खुद को, उसके लिए मैम हमने तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेच दी थी। अरे तुम पागल हो, क्योंकि ऐसा नहीं करना होता कभी भी। आ गई समझ? तो बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैम टू साइडेड मत बोलो, हमारा तो लव वन साइडेड था मैम। चलो नालायक पढ़ लो इधर। देखो बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज टू पास फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। अ पर्सन कैन नॉट बाय द गुड्स हिमसेल्फ। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए। अगर ओनरशिप ही ट्रांसफर नहीं हो रही तो उसको सेल तुम एनी विच वेज बोल ही नहीं सकते। सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए? गुड्स। मनी कंसिडरेशन होनी चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है तो कॉन्ट्रैक्ट ही, तो इसमें सारे एसेंशियल्स होने चाहिए ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या होना चाहिए मेरे बच्चों? सारे एसेंशियल्स होने चाहिए ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस है? देखो उसमें क्या लिखा है, सेल में प्रॉपर्टी इन द गुड्स passes to the buyer at the time of contract, but in agreement to sale the ownership does not pass at the time of contract, only when it becomes sale on expiry of certain time or fulfillment of certain conditions, मतलब फ्यूचर में। उसके बाद एग्रीमेंट इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, सेल इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। Agreement to sell is a contract, pure and simple, but a sale is a contract plus conveyance. Conveyance का मतलब होता है आपको गुड्स ट्रांसफर करने हैं। सेल में कॉन्ट्रैक्ट तो है ही, क्या गुड्स भी जा रहे हैं? यस, सो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट प्लस कन्वेंस। बट एग्रीमेंट में गुड्स थोड़ी जा रहे हैं, ऑनरशिप थोड़ी जा रही है, अभी तो सिर्फ एग्रीमेंट हो रहा है। सो दैट इज ओनली अ कॉन्ट्रैक्ट। अब यूजुअली एक रूल है, याद रखना। रूल क्या है मेरे बच्चे? कि जो ऑनर होता है वही सारे रिस्क उठाता है। सुनना, जो क्या होता है? ऑनर, वही क्या उठाता है? सारे रिस्क। तो एग्रीमेंट टू सेल में अभी ऑनरशिप पास नहीं हुई, यस और नो? व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रीमेंट टू सेल, उसमें अभी ऑनरशिप पास नहीं हुई। तो अगर गुड्स डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, लॉस किसका होगा? सेलर का। लॉस किसका होगा? सेलर का। बट सेल में क्या हुआ है मेरे बच्चों? प्रॉपर्टी पास हो गई है। सेल में क्या हुआ है? प्रॉपर्टी पास हो गई है। तो अगर कोई लॉस भी हो जाता है, क्या हो जाता है? कोई लॉस भी हो जाता है, तो किसका लॉस होता है? बायर का। देखो क्या लिखा है, इफ देयर इज एग्रीमेंट टू सेल and goods are destroyed by the accident, the loss falls on the seller in a sale. The loss falls on buyer even though the goods are with the seller. ठीक है, सिंपल सी बात। आइए उसके बाद सेल, ये हम बाद में आराम से करेंगे, ठीक है? आइए, अब गुड्स जो है ना मेरे बच्चों, वो तीन तरीके के होते हैं, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर एंड कंटीजेंट। और एग्जिस्टिंग गुड्स आगे तीन तरीके के होते हैं, स्पेसिफिक और जेनेरिक, और सर्टेन और अनसर्टेन। ठीक है, आइए चलते हैं। जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स की, ठीक है, तो इसका एक छोटा सा हम चार्ट बनाते हैं। टाइप्स ऑफ गुड्स तीन तरीके के होते हैं। एक होता है एग्जिस्टिंग गुड्स,
एक होता है एग्जिस्टिंग गुड्स, एक होता है फ्यूचर गुड्स, और एक होता है कंटीजेंट गुड्स, राइट। एक क्या होता है मेरे बच्चों, कंटीजेंट गुड्स। और एग्जिस्टिंग गुड्स कितने तरीके के होते हैं मैम? अगेन एग्जिस्टिंग गुड्स 3 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 3। एक होता है स्पेसिफिक गुड्स, एक होता है सर्टेन गुड्स, और एक होता है अनअसर्टेन गुड्स। एक क्या होता है मेरे बच्चों? अनअसर्टेन गुड्स। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब क्या? जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो गुड्स एग्जिस्टेंस में है। एग्जिस्टिंग गुड्स एज द नेम सजेस्ट, जब हम क्या कर रहे हैं मेरे बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट, तब वो गुड्स एग्जिस्ट करते हैं, तब वो गुड्स एग्जिस्ट करते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग गुड्स। क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग गुड्स। मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूं जी, मुझे किराने में 10 किलो चावल चाहिए, एग्जिस्ट करते हैं। 2 चीनी के पैकेट चाहिए, एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स। फ्यूचर, अभी नहीं है, फ्यूचर में आएंगे। आईफोन 18 क्या भी है क्या? बताओ। आईफोन 18 अभी है क्या? नहीं मैम, अभी नहीं है। तो मतलब वो क्या हो गया? फ्यूचर गुड। वो क्या हो गया? फ्यूचर गुड। कि अभी नहीं है, फ्यूचर में आएगा, अभी नहीं है, दैट इज अ फ्यूचर गुड। उसके बाद आता है कंटीजेंट गुड। कंटीजेंट गुड का मतलब क्या है? कि अगर सारी सिचुएशन सही रही तो ही वो आएगा। जैसे क्रॉप्स, अगर ज्यादा बारिश होगी या कम बारिश होगी तो क्रॉप नहीं हो पाएंगी ग्रो, राइट, वो सेल नहीं हो पाएंगी। तो क्रॉप की सेल इस बात पे डिपेंडेंट है कि रेनफॉल कैसी होगी। सो दैट इज अ कंटीजेंट गुड। मतलब जो गुड्स एग्जिस्टेंस में है, एग्जिस्टिंग गुड्स, जो फ्यूचर में आएगा, आईफोन 18 फ्यूचर में आएगा, आने वाला भाई अगले महीने सितंबर में, दैट इज अ फ्यूचर गुड। कंटीजेंट, जिसका आना या ना आना किसी चीज पर डिपेंड करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंटीजेंट गुड्स। देखिए एक बार पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है मेरे बच्चों? एग्जिस्टिंग गुड्स। आइए, सबसे पहले क्या है? एग्जिस्टिंग गुड्स। Existing goods are goods which are either owned or possessed by the seller at the time of contract. जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस समय सेलर के पास वो गुड्स मौजूद है। सेल ऑफ गुड्स पोजेस्ड बट नॉट ओन्ड बाय सेलर वुड ओनली बी एन एजेंट और अ प्लेजी। इसका मतलब क्या है मेरे बच्चों? सेल ऑफ गुड्स मतलब सेलर के पास तो है वो गुड्स, पर सेलर ओनर नहीं है, आगे सेल कर रहा है, तो वो सेल कर सकता है एज एजेंट और प्लेजी। ये हम आगे जाके बताएंगे। दैट सेल बाय नॉन ओनर आता है एक, तो उसमें एक कंसेप्ट है एजेंट, कि गुड्स आपके पास हैं बट यू आर नॉट द ओनर, यू आर द एजेंट, तो ऑल्सो यू कैन सेल द गुड्स। अब इस लाइन को एक बार जाने दो, ठीक है। सो एग्जिस्टिंग गुड्स आर स्पेसिफिक गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आता है फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स कौन से होते हैं? विच आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सो फ्यूचर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर एक्वायर्ड बाय द सेलर इन द फ्यूचर, विच आर एक्वायर्ड बाय द सेलर इन द फ्यूचर। कंटीजेंट गुड्स भी कौन से होते हैं? देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल द एक्विजिशन ऑफ विच डिपेंड्स अपॉन अ कंटीजेंसी, डिपेंड्स अपॉन अ कंटीजेंसी। तो मैम एक बात बताओ, अगर आप ध्यान से देखो तो सेल सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग गुड्स के केस में हो पाएगी, फ्यूचर गुड्स के और कंटीजेंट के गुड्स के केस में तो एग्रीमेंट ऑफ सेल लगेगा। क्या लगेगा? एग्रीमेंट टू सेल लगेगा, क्योंकि ना तो फ्यूचर गुड अभी है ना तो कंटीजेंट गुड अभी है, तो ओनरशिप तो बाद में जाने की बात ही कैसे हो गई, राइट? अभी जाने की बात ही कैसे होगी, बाद में जाएगी। तो मतलब अगर फ्यूचर गुड्स है या कंटीजेंट गुड्स है तो उनमें हमेशा एग्रीमेंट टू सेल ही होगा। सेल सिर्फ और सिर्फ किस में हो सकती है? एग्जिस्टिंग गुड्स में। सेल और सिर्फ किस में हो सकती है मेरे बच्चों? एग्जिस्टिंग गुड्स में। क्या इतना क्लियर है? यस। अब उसके बाद लॉ मेकर कह रहा है कि जो एग्जिस्टिंग गुड्स है ना वो और 3 तरीकों के होते हैं।
कौन कौन से? सबसे पहला आता है स्पेसिफिक गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड बाय सेलर, सॉरी आइडेंटिफाइड बाय बायर एट टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तब बायर को पता है कि उसे कौन से गुड्स लेने हैं। मुझे आईफोन 17 चाहिए, ये वाला ग्रे कलर में, इतने जीबी रैम, इतना स्टोरेज, मुझे ये चाहिए। वो जो आपके पास पड़ा है, हाँ वो वही पीस, ये स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिक गुड्स क्या है? स्पेसिफिक गुड्स जो कि आइडेंटिफाइड है बाय द बायर। उसके बाद आता है सर्टेन और अनसर्टेन। अब सुनना ध्यान से, आप जाते हो, एक राइस शॉप है, ठीक है, वो सिर्फ राइस जो है वो सेल करते हैं और उनके पास इस तरीके से राइस की बोरियां हैं। क्या है मेरे बच्चों? राइस की बोरियां भरी हुई हैं, ठीक है। ये क्या है? राइस की बोरियां, ठीक है मैम, ठीक है। अब आपको इसमें से 10 kg राइस लेना है। ये 1 kg की एक बोरी है तो आपको टोटल 10 बोरी लेनी है। आपने सामने देख के बोला यार 10 बोरी चावल दे दे, तो कौन सी बोरी मिलेगी नहीं पता, समझो ना, कौन सी बोरी मिलेगी नहीं पता। सो दैट इज अनसर्टेन गुड्स। लेकिन जब वो बोरी आपके लिए निकाल के साइड पे रख दी गई, जब वो बोरी आपके लिए निकाल के साइड पे रख दी गई, तब क्या वो असर्टेन हो गई? यस और नो? यस। तो स्पेसिफिक गुड्स का मतलब क्या होता है? जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर बायर को पता है कि मुझे ऐसा गुड्स चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक गुड्स। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक गुड्स। जो आइडिया ही नहीं है, अनसर्टेन गुड्स। और अनसर्टेन गुड्स को जब बायर के लिए अलग कर दिया जाता है, वो क्या बन जाते हैं? असर्टेन गुड्स। वो क्या बन जाते हैं मेरे बच्चों? असर्टेन गुड्स। तो आइए एक बार देखो, वो क्या बोल रहे हैं? एग्जिस्टिंग गुड्स आर स्पेसिफिक गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब जब आप सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तब आपको पता था कि कौन से गुड्स चाहिए। ऐसे एग्जिस्टिंग गुड्स को क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक। असर्टेन गुड्स आर ईदर स्पेसिफिक गुड्स एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और असर्टेन्ड लेटर ऑन, ठीक है, असर्टेन्ड लेटर ऑन, कि ठीक है 10 बोरी चाहिए, 10 बोरी अलग रखी तब वो सर्टेन हुए। और अनअसर्टेन और जेनेरिक गुड्स कौन से होते हैं? जो कि नॉट आइडेंटिफाइड है बट पता है कि यार इन्हीं में से तो कोई चावल की बोरी मिलेगी। यस और नो? सिंपल सी बात, क्या यहां तक क्लियर है? अनअसर्टेन गुड्स को जेनेरिक गुड्स भी बोला जाता है। क्या यहां तक टाइप्स ऑफ गुड्स क्लियर है? पक्का पक्का? यस मैम, आई गेस हमें टाइप्स ऑफ गुड्स जो है वो क्लियर है, ठीक है। अब अगला कंसेप्ट जो मैं आपको करवाने जा रही हूं दैट इज कैविट एम्प्टर, ठीक है। हम ना कंसेप्ट वाइज चलेंगे। कैसे चलेंगे मेरे बच्चों? कंसेप्ट वाइज, सो दैट बहुत ही आराम से बढ़िया तरीके से आप जो चीजें हैं वो करते रहिए। आइए, व्हेन आई टॉक अबाउट कैविट एम्प्टर, ठीक है, कैविट एम्प्टर का सेक्शन जो है वो है सेक्शन नंबर 16। वारंटी कंडीशन पर भी आएंगे, मैं आपको साथ ही साथ सारी चीजें करवा दूंगी, सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, ठीक है। आप बस आराम से मेरे साथ करना। आइए, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर सेक्शन 16 ये डील करता है। कैविट एम्प्टर का मतलब क्या होता है? लेट द बायर बी अवेयर। ये बोलता है कि सेलर नहीं बोलेगा अगर उसकी चीज में कोई भी फॉल्ट है। ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखना कि वो जो चीज ले रहा है वो चीज सही हो। तो कैविट एम्प्टर का मतलब क्या होता है? लेट द बायर बी अवेयर। क्या मतलब होता है? लेट द बायर बी अवेयर। इसका मतलब है मेरे बच्चों, द बायर should be careful. The buyer should be careful before buying goods. Before buying goods. It is the buyer's responsibility. It is the buyer's responsibility टू चेक द गुड्स। वो सेलर को ब्लेम नहीं कर सकता।
लेकिन मैम यार एक ये बात बताओ, अगर मान लो सेलर, बायर ने सेलर के कहने पर ही गुड्स लिए या बायर ने सेलर से कंसल्ट करके गुड्स लिए, तो वो सिचुएशन मेरे बच्चों अलग है, वो सिचुएशन डिफरेंट है। बट इन नॉर्मल पैरेलल्स में क्या होता है कि जब भी आप कोई सामान लेते हो तो एज अ बायर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप एक बार चेक कर लो। अब होता क्या है कि मान लो आपको फीवर था, आप दवाई लेने जाते हो, आपने साफ साफ सेलर को बताया कि सर मुझे फीवर है, आप प्लीज दवाई दे दीजिए। अब यार जब आप केमिस्ट से दवाई लेते हो आपको थोड़ी ना दवाई का नाम पता है या दवाई का सॉल्ट पता है, सेलर को पता है। अब उसने आपको गलत दवाई दे दी, उस केस में वो लायबल है। क्यों? क्योंकि आपने भरोसा किया था, उस पर बताया था उसको। बट नॉर्मल सेंस में जहां आपका सेलर से कोई कांटेक्ट नहीं है, सेलर से कोई बोलचाल नहीं है, आप कोई प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो, तो सेलर आपको नहीं बताएगा अगर उसमें फॉल्ट है तो भी। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसकी अच्छे से क्या कर लो, जांच पड़ताल। आप उसकी अच्छे से क्या कर लो, जांच पड़ताल। तो देखो क्या लिखा है मेरे बच्चों, द टर्म कैवेटेम्प्टर is a Latin word which mean let the buyer be aware. This principle states that this is for the buyer to satisfy himself that the goods which he is purchasing are of quality which he requires. वो उस क्वालिटी के हैं जो क्वालिटी उसे चाहिए। अगर वो गुड्स लेता है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस तो he must satisfy himself that they are fit to that purpose. The doctrine of caveat-emptor is embodied in section number 16 of the act, which states that it's not the seller, देखो, it's not the seller's duty to give to the buyer the goods which are fit for suitable purpose. If he makes a wrong selection, मतलब सिलेक्शन कौन कर रहा है, बायर, तो वो सेलर को ब्लेम नहीं कर सकता है। सिंपल सी बात, ठीक है। इन केस ऑफ वॉर्ड वर्सेस हॉब्स यही हुआ था। सर्टेन पिग्स वर सोल्ड बाय ऑक्शन एंड नो वारंटी वाज गिवन बाय द सेलर, ठीक है। द बायर पेड द एंटायर प्राइस फॉर हेल्दी पिग्स बट दे वर इल and all but one died of typhoid fever. They are also infected some of buyer's own pigs. It was held there were no implied condition or warranty that pigs were of good health. जब आप ले रहे थे तभी आपको देखना था कि इनकी हेल्थ सही है या नहीं। अब आप नहीं बोल सकते कि सेलर ने आपको गलत चीज दे दी है, राइट। केस लॉ कौन सा है, वॉर्ड वर्सेस हॉब्स। वॉर्ड वर्सेस वॉर्ड वर्सेस हॉब्स। फिर कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या है, सेक्शन 16 लेज डाउन द फॉलोइंग एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेटेम्प्टर। पहला तो जहां सेलर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन देता है और बायर रिलाई करता है, मतलब अगर सेलर झूठ बोल रहा है और बायर रिलाई कर रहा है तो फिर उसमें बायर की गलती कैसे हुई, ठीक है। दूसरा, सेलर को पता था कि क्या डिफेक्ट है और सेलर ने वो डिफेक्ट छुपा लिया और वो डिफेक्ट विजिबल भी नहीं है। अगर बायर डिफेक्ट चेक भी करेगा तो वो तब भी नहीं देख पाएगा। उसके बाद बायर जो है वो सेलर की स्किल और जजमेंट पे रिलाई करता है। और वेयर गुड्स आर ब्रॉट बाय डिस्क्रिप्शन, वेयर गुड्स आर ब्रॉट बाय डिस्क्रिप्शन, इन चारों केसेस में बायर फॉल्ट पर नहीं रखा जाएगा। किसका फॉल्ट होगा, सेलर का। किसका फॉल्ट होगा, सेलर का। एक बार दोबारा करते हैं, कौन कौन से केसेस में सेलर का फॉल्ट होगा बताइए। मैम देखो, सबसे पहला जहां बायर ने गलत बताया है, मतलब सॉरी सेलर ने गलत बताया है, मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन बाय सेलर। सेलर ने बोला इस लैपटॉप की 16 GB रैम है जबकि 8 GB थी, तो भाई ये बायर को कैसे पता चलेगा, तो मतलब सेलर ने गलत बताया। दूसरा, सेलर ने डिफेक्ट छुपाया है जो कि यूजुअली आप ढूंढ नहीं सकते थे। बायर सेलर की स्किल पे डिपेंडेंट था। और चौथा, सेल हुई थी बाय डिस्क्रिप्शन और बायर ने रिलाई किया था। तो इन चारों केसेस में कैवेटेम्प्टर लगेगा नहीं। डन। एक बार ये लिख लो, एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन टू कैवेटेम्प्टर, ठीक है। एक्सेप्शंस टू कैवेटेम्प्टर, क्या एक्सेप्शंस है मेरे बच्चों। सबसे पहला तो मिस रिप्रेजेंटेशन बाय बायर,
मिस रिप्रेजेंटेशन बाय सेलर, सॉरी मैं बार बार बायर बोल रही हूँ, मिस रिप्रेजेंटेशन बाय सेलर। दूसरा हिडन डिफेक्ट कंसील्ड, और इस तरीके से किया कि भाई अगर बायर एग्जामिनेशन भी करेगा फिर भी नहीं देख पाएगा। हिडन डिफेक्ट कंसील्ड। उसके बाद क्या है, बायर रिलाई ऑन सेलर स्किल्स एंड जजमेंट, बायर रिलाई ऑन सेलर स्किल एंड जजमेंट। और चौथा कौन सा है रजेश, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। क्लियर है यहां तक? तो इन सारे केसेस में कैवेट एम्प्टर नहीं लगेगा, पक्का पक्का। एक बार यहां तक हमने कितना कर लिया, रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। सबसे पहले तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, हम क्या होता है, सेल क्या होता है, गुड्स क्या होता है, बात की, सेल क्या होता है, एग्रीमेंट ऑफ सेल क्या होता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ गुड्स क्या है, एग्जिस्टिंग गुड्स क्या है, और उसके बाद हमने किया कैवेट एम्प्टर। क्या किया, कैवेट एम्प्टर। अब मैम एक बात बताओ, सेल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना, यानी ओनरशिप का ट्रांसफर होना, राइट। तो जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर वी कैन से दैट पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, राइट। या तो हम उसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बोल सकते हैं या हम उसे पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। तो मैम ये जो प्रॉपर्टी है ये पास कैसे होगी? सबसे पहले तो ये समझो मेरे बच्चों, ओनरशिप और पोजेशन, ये दोनों कंसेप्ट अलग अलग हैं। ये दोनों कंसेप्ट क्या हैं, अलग अलग। ओनरशिप इज अ डिफरेंट कंसेप्ट एंड पोजेशन इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। ये पेन मेरा है, मैं इसकी ऑनर हूं, हो सकता है आपने इसे यूज करने के लिए लिया हो। अब मान लो जो बच्चा देख रहा है ये, उसमें से एक बच्चे का नाम है खुशी। क्या नाम है मेरे बच्चों, खुशी। अब ये पेन मेरा है, मैंने खुशी को यूज करने के लिए दिया। ये पेन किसका है, मेरा, मैंने खुशी को यूज करने के लिए दिया। तो इसकी ऑनर कौन है मैम, इसकी ऑनर आप हो, यानी इसकी ऑनर मैं हूं। बट ये पेन अभी है किसके पास, खुशी के पास। तो मतलब ऑनरशिप और पोजीशन दोनों क्या है मेरे बच्चों, सेम नहीं है, दोनों अलग है। ऑनरशिप मतलब इसका ऑनर कौन है, पोजीशन मतलब ये चीज किसके पास है। सो ऑनरशिप इज नॉट इक्वल टू पोजीशन। सेल में हमारा जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है कि ऑनरशिप ट्रांसफर करना, क्योंकि जिसकी ऑनरशिप होगी उसी का क्या होगा, रिस्क। ओनरशिप फ्लोज रिस्क, ठीक है। जिसकी ऑनरशिप होगी उसी का रिस्क होगा। जो ऑनर होता है, ऑनर सफर्स द लॉस। अगर कोई भी लॉस होता है तो वो किसका होता है मेरे बच्चों, ऑनर का, ठीक है। अब पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी में हम पढ़ते हैं कि स्पेसिफिक गुड्स में प्रॉपर्टी कब पास होती है और अनसर्टेन गुड्स में प्रॉपर्टी कब पास होती है। तो लॉ मेकर कह रहे हैं स्पेसिफिक गुड्स में अगर आपको प्रॉपर्टी पास करनी है तो देखो चार चीजें हैं। पहला तो गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट, गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट, ठीक है। दूसरा, गुड्स आर नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट, गुड्स आर नॉट in deliverable state, in what, deliverable state। उसके बाद goods need measurement और weight, और उसके बाद sale on approval basis, और उसके बाद सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। इन चारों सिचुएशंस में सुनो, इन चारों सिचुएशंस में मेरे बच्चों क्या होता है, प्रॉपर्टी पास होती है। डिलीवरेबल स्टेट का मतलब क्या है, गुड्स रेडी है, ओनरशिप अभी ट्रांसफर हो सकती है, आप समझो। अच्छा, स्पेसिफिक गुड्स कौन से होते हैं, विच आर आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, यस और नो। तो स्पेसिफिक गुड्स कौन से होते हैं,
which are identified at time of making contract। मतलब सुनना, जो गुड्स आइडेंटिफाइड है वही स्पेसिफिक होते हैं, यस और नो। तो स्पेसिफिक गुड्स में ऑनरशिप कब पास होती है? लॉ मेकर कह रहे हैं शिवानी गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, मतलब डिलीवर, ठीक है, डिलीवर, रेडी टू डिलीवर है, तो कब पास होगी मेरे बच्चे? इमीडिएटली। ऑनरशिप कब पास हो जाएगी? इमीडिएटली, यस और नो? इमीडिएटली ऑनरशिप पास हो जाएगी। बट गुड्स आर नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट, तो मेरे बच्चों गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाना पड़ेगा। तो ऑनरशिप कब पास होगी? जब सेलर ने अपना काम फिनिश कर लिया। ऑनरशिप कब पास होगी मेरे बच्चों? जब सेलर फिनिशेस द वर्क, सेलर फिनिशेस द वर्क एंड बायर को इस बारे में बता देता है, और बायर को इस बारे में बता देता है। सेम, गुड्स को वेट की जरूरत है, तो आफ्टर द वर्क इज कंप्लीटेड, और आपने सेल की थी ऑन अप्रूवल बेसिस पर, तो ऑनरशिप कब पास होगी? जब बायर बोल दे हाँ जी आई एक्सेप्ट, या फिर स्टार्ट यूजिंग द गुड्स, और कीप्स द गुड विदाउट रिटर्निंग, और कीप्स द गुड्स विदाउट रिटर्निंग। मैम यार एक बार दोबारा समझाओ, आओ। टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब प्रॉपर्टी कब पास होगी? पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि प्रॉपर्टी कब पास होगी। दोबारा क्या मतलब है कि प्रॉपर्टी कब पास होगी? तो लॉ मेकर कहता है शिवानी मेरी बात सुन, गुड्स स्पेसिफिक गुड्स है। गुड्स क्या है? स्पेसिफिक गुड्स। तो ये 4 कंडीशंस हैं। सबसे पहले गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है। मेरा ये फोन है डिलीवरेबल स्टेट में, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो इमीडिएटली पास हो जाएगी। ये फोन, इसके पार्ट्स ना रेडी हैं, बट पार्ट्स अभी असेंबल करने बाकी हैं, तो मतलब ये डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। तो मतलब जब सेलर इन सारे पार्ट्स को असेंबल कर देगा और बायर को फोन कर देगा भी भाई आके ले जा, तो ऑनरशिप क्या हो जाएगी? ट्रांसफर। इफ गुड्स आर नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट, इफ गुड्स आर नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट, तो कब पास होगा मेरे बच्चों? जब सेलर फिनिश कर लेगा वर्क एंड बायर को इस बात का नोटिस दे देगा। जब सेलर क्या कर लेगा? काम फिनिश कर लेगा और बायर को इस बात का नोटिस दे देगा, तो आपकी स्पेसिफिक गुड्स में ऑनरशिप पास हो जाएगी। गुड्स तैयार हैं, बस वेट करना है उनका जो है उनको मेजर करना है, तो भी सेम केस है। जब सेलर मेजर कर लेगा, बायर को बता देगा, तो ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। लास्ट है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। आपसे मैं गुड्स लेकर गई ये बोल के कि नहीं पसंद आए तो 2 दिन बाद वापस कर दूंगी। आपसे मैं गुड्स लेकर गई, क्या बोल के लेकर गई कि अगर नहीं पसंद आए तो 2-3 दिन में क्या कर दूंगी? वापस। 2-3 दिन में क्या कर दूंगी? वापस। तो अब वापस आए नहीं, या बायर ने बोल लिया कि हाँ भाई मैं गुड्स को एक्सेप्ट करता हूं, या फिर बायर ने गुड्स को यूज करना शुरू कर दिया, या बायर ने गुड्स बिना रिटर्न की अपने पास रख लिए, तो इन सारे केसेस में ऑनरशिप क्या हो जाती है मेरे बच्चों? ट्रांसफर। आइए इसको पढ़ते हैं। देखो, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी और ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, ठीक है। सबसे पहले यूज करते हैं, देखो, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन स्पेसिफिक गुड्स। सबसे पहला, इन अ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और असर्टेन गुड्स द प्रॉपर्टी पासिस टू द बायर व्हेन द पार्टी इज इंटेंडेड टू पास। देखा जाता है गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चों, where there is an unconditional contract for sale of specific goods in a deliverable state, the property in the goods passes to the buyer when the contract is made। deliverable state का मतलब क्या है? एक ऐसी स्टेट जहां बायर को वो गुड्स लेने पड़ेंगे, जहां बायर को गुड्स लेने पड़ेंगे, ठीक है जी।
ओके उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट, तो seller has to do something to the goods and put them in the deliverable state. The property does not pass until that thing is done and the buyer को आपने क्या दे दिया, notice. बायर को क्या दे दिया आपने, नोटिस. yes or no? देखो, a certain quantity of oil was brought. The oil was to be filled into the casks by the seller and then taken away by the buyer. Some casks were filled in the presence of the buyer. एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे 100 डब्बे चाहिए थे तेल के, ठीक है, 100 मेरे को लेट अस सपोज कैंस चाहिए थे तेल के, 50 कैन फिल हो गए और 50 अभी बाकी हैं. तो ये जो 50 हैं, क्योंकि ये डिलीवरेबल स्टेट में है तो इनकी ऑनरशिप पास हो चुकी है. ये जो 50 हैं जो भी रिमेनिंग है, इनको डिलीवरेबल स्टेट में लाना है, तो इनकी ऑनरशिप पास होगी बाद में, इनकी ऑनरशिप पास होगी बाद में. तो क्या लिखा है, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ ऑयल वॉज ब्रॉट, ठीक है, द ऑयल वॉज टू बी फिल्ड इन टू द कास्क बाय द सेलर, सम कास्क वर फिल्ड बिफोर द रिमाइंडर कुड बी फिल्ड, अ फायर ब्रोक एंड द एंटायर क्वांटिटी वॉज डिस्ट्रॉयड. held that buyer must bear the loss of the oil which was put into the cask, क्योंकि वो डिलीवरेबल स्टेट में थे और जो बाकी बचे हुए थे जो नॉन डिलीवरेबल स्टेट में थे उनका लॉस कौन बियर करेगा मेरे बच्चों, सेलर. उनका लॉस कौन बियर करेगा, सेलर. उसके बाद where there is a sale of specific goods in a deliverable state but the seller is bound to wait, measure, test or do something with reference to the goods, तो जब तक वो नहीं कर लेगा तब तक प्रॉपर्टी पास नहीं होगी. और जहां goods are delivered to the buyer on approval or on sale of return basis, तो सिचुएशन में जब बायर ने बोल दिया हाँ मुझे चाहिए, या बायर ने गुड्स रिटर्न नहीं किए या यूज करने शुरू कर दिए, तो प्रॉपर्टी पास हो जाएगी. मैम ठीक है, अगर हमारे गुड्स स्पेसिफिक है या असर्टेन है तो प्रॉपर्टी पासेस होंगी ये 4 केसेस में. बट व्हाट इफ द गुड्स इज अनसर्टेन, तो मेरे बच्चों गुड्स को पहले सर्टेन बनाना पड़ेगा, गुड्स को पहले अलग करना पड़ेगा और इसी चीज को हम बोलते हैं अप्रपोर्शनमेंट. क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, अप्रपोर्शनेट. यू कैन से अप्रपोर्शनेट, राइट. आइए चलिए, अगर मुझे आपको ये करवाना हो, सुनना, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, आ जाइए, पासिंग ऑफ, अरे ये तो समरी आ गई, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन सर्टेन गुड्स, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन सर्टेन गुड्स. तो लॉ मेकर क्या कह रहा है, सुनो शिवानी ध्यान से, गुड्स आइडेंटिफाइड ओनली बाय डिस्क्रिप्शन, है ना, कि हमें चावल चाहिए, कितने चाहिए ये क्लियर है, लेकिन कौन सी बोरी मिलेगी वो क्लियर नहीं है. सो दीज आर अनसर्टेन गुड्स. तो इसमें प्रॉपर्टी यानी ऑनरशिप कभी भी इमीडिएटली पास नहीं होती है. यस और नो? इसमें जो आपकी ऑनरशिप है इट नेवर पासेस इमीडिएटली, इट नेवर पासेस इमीडिएटली, कभी भी इमीडिएटली पास नहीं होगी. फर्स्ट आपको गुड्स को क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई. फर्स्ट गुड्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड एंड सेपरेटेड, ताकि वो सर्टेन हो जाए, राइट. और इसी को हम बोलते हैं अप्रपोर्शन. इसी को हम क्या बोलते हैं, अप्रपोर्शन. हमने गुड्स को अलग कर दिया, हमने गुड्स को क्या कर दिया मेरे बच्चों, अलग कर दिया. तो गुड्स जब अप्रपोर्शनेटेड हो जाएंगे, जब गुड्स अलग कर दिए जाएंगे, अगर मान लो 500 कैंस पड़े हैं, मेरे को 50 चाहिए, तो जब मेरे 50 अलग हो गए, जब मेरे 50 मेरे बच्चों अलग हो गए, तो तब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी. यस और नो? तब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी. जब गुड्स मैंने कैरियर में चढ़ा दिए, जो कैरियर में चढ़ाने हैं, तब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी. तो कहने का मतलब क्या है मेरे बच्चों, देखो आइए,
आपको एक बार इसे मॉड्यूल में से कराती हूँ। द प्रॉपर्टी इन अ सर्टेन गुड्स और फ्यूचर गुड्स सोल्ड बाय द डिस्क्रिप्शन passes टू द बायर when goods of that descriptions are in deliverable state are unconditionally appropriated। और अगर आपको सेल करनी है लार्ज क्वांटिटी में से, तो जब आपने वो क्वांटिटी अलग निकाल दी, उसके बाद डिलीवरी बाय द सेलर ऑफ द गुड्स टू अ कैरियर और अदर बायर फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर इन परसुएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो अ प्रपोर्शन। कि आपके पास गुड्स थे, आपने कैरियर में चढ़ा दिया, मतलब आपने डिलीवर कर दिया। तो मतलब आपने क्या कर दिया मेरे बच्चों, डिलीवर कर दिया। और रिस्क किसका होता है, जो ऑनर होता है। रिस्क किसका होता है, जो ऑनर होता है। क्या यहां तक सबको क्लियर है, यस और नो? तो अनसर्टेन गुड्स में प्रॉपर्टी कब पास होगी, जब उनको आपने आइडेंटिफाई कर दिया। और जो स्पेसिफिक गुड्स है उनमें कब पास हो गई थी मैम, उनमें 4 केसेस थे। गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, गुड्स को मेजर करना बाकी है, या फिर गुड्स की सेल हुई है प्रपोर्शनेट, सॉरी किस बेसिस पे हुई है गुड्स की सेल, अरे यार मेरे दिमाग से निकल गया, गुड्स की सेल हुई है अप्रूवल बेसिस पर। गुड्स की सेल हुई है किस पर मेरे बच्चों, अप्रूवल बेसिस पर। क्या पासेस ऑफ प्रॉपर्टी, यहां तक क्लियर है? अब कभी कभी क्या होता है मेरे बच्चों, जो सेलर है ना, वो राइट टू डिस्पोज रिजर्व करके रखता है। राइट टू डिस्पोज का मतलब क्या होता है, राइट टू सेल। तो सेलर, आइए इसको हम बोलते हैं रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। समटाइम्स आई समटाइम्स seller wants ownership, sometimes seller wants ownership to remain with him। तो अगर सेलर ने राइट ऑफ डिस्पोजल रखा हुआ है, तो जब तक गुड्स डिलीवर नहीं हो जाते सेलर ही ओनर रहेगा, मतलब रिस्क सेलर का होगा। यूजुअली अभी हमने क्या पढ़ा कि मान लो अगर गुड्स को आप कैरियर के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो जब आपने गुड्स कैरियर में लोड कर दिए, कैरियर भेज दिया, तो ओनरशिप क्या हो गई मेरे बच्चों, ट्रांसफर, राइट। तो ओनरशिप क्या हो गई, ट्रांसफर। बट अगर सेलर ने राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास रखा है, अगेन अगर सेलर ने राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया मैम कि अब जब तक ये डिलीवर नहीं हो जाते तब तक ओनर सेलर है, और रिस्क किसका रहेगा, सेलर का। रिस्क किसका रहेगा मेरे बच्चों, सेलर का, ठीक है। अब इसमें 2 केसेस होते हैं। सबसे पहला तो अरे यार ये समरी क्यों आ रहा है, 1 मिनट रुकना, इसको ही मैं वो कर देती हूँ। आजो 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 गिरा। सबसे पहले आता है रेलवे रिसीट। अगर जो डॉक्यूमेंट है वो सेलर के नाम पे है, डॉक्यूमेंट जो है मेरे बच्चों वो किसके नाम पे है, सेलर के नाम पे है, तो ऑनरशिप किसकी रहेगी, सेलर की। तो ऑनरशिप किसकी रहेगी, सेलर की, ठीक है। लेकिन अब सेलर ने क्या किया, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये बायर को भेजे, बायर ने एक्सेप्ट किए, ओनली देन ऑनरशिप पास, ओनली देन ऑनरशिप पास। मेरे बच्चों मैं आपको साथ साथ इसीलिए लिखवा रही हूं बिकॉज आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे। जब आप साथ साथ लिखते हो ना तो आपको चीजें बेटर तरीके से याद होती हैं। एंड लॉ है क्या, एमसीक्यू, तो जितना लिखोगे ना उतना थोड़ा सा दिमाग में चीजें बैठेंगी और पेपर में करने में उतनी ही आसानी होगी। लेकिन अगर हमने सिर्फ अभी ऊपर ऊपर से पढ़ लिया तो मेरे बच्चे वहां एमसीक्यूज सॉल्व नहीं हो पाएंगे। एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए ये बहुत अच्छी ट्रिक है। इससे क्या होगा,
जो आपकी बाकी सारे सब्जेक्ट्स है ना, उनमें भी आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि चाहे मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ, अकाउंट्स की बात करूँ, कम्युनिकेशन की बात करूँ, वो सारे के सारे रिटन सब्जेक्ट्स हैं, मतलब सब्जेक्टिव हैं। तो यहाँ पर वहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा, राइट? तो इसीलिए आप मेरे साथ स्क्रिबल करते जाइए। जो जो मैं लिख रही हूँ, अगर आप देखो तो अभी तक हम ऑलरेडी 16 पेजेस लिख चुके हैं। तो जो जो मैं लिख रही हूँ साथ साथ लिखते जाओ। ए, इससे आपके नोट्स बनेंगे। बी, इससे आपकी जो रिटेंशन पावर है बहुत स्ट्रांग होगी। सी, समझ तो आई होप आपको सब आ ही रहा होगा, ठीक है? तो मैम हम राइट टू डिस्पोजल का मतलब ये समझते हैं, वैसे तो जब गुड्स को अलग कर दिया जाता है तो ओनरशिप पास हो जाती है, लेकिन कभी कभी सेलर जो है राइट टू डिस्पोज अपने पास रखता है, मतलब ओनरशिप अपने पास रखता है। अब डॉक्यूमेंट जिसके नाम पे होते हैं ऑनर भी वही होता है। डॉक्यूमेंट जिसके नाम पे होते हैं ऑनर भी वही होता है। बट अगर ये डॉक्यूमेंट सेलर ने बायर को दे दिए, बायर ने एक्सेप्ट कर दिए, बायर ने क्या कर दिए, एक्सेप्ट कर दिए, तो ये सिचुएशन किसके पास चली जाती है, बायर के पास। बहुत बढ़िया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? पक्का पक्का। अब आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यू कैन से थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एंड दैट इज ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर। बोलो बोलो, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर। यूजुअली इसकी एक मैक्सिम है, और वो मैक्सिम आपसे आपके एग्जाम्स में, एक सेकेंड ये बंद हो गया, हाँ, वो मैक्सिम आपसे आपके एग्जाम में, आई गेस रिकॉर्डिंग चल रही है, यस, पूछी जा सकती है। दैट इज नेमो डैट क्विड नॉन हैबिट, ठीक है? नेमो डैट क्विड नॉन हैबिट, इसका मतलब क्या है मेरे बच्चों? no one can transfer a better title than he himself has, कि अगर आपकी कोई चीज नहीं है तो आप उस चीज पर ट्रांसफर नहीं कर सकते हो ओनरशिप। क्या नहीं ट्रांसफर कर सकते हो? ओनरशिप। मैम इसका मतलब, आओ एग्जाम्पल लेते हैं। फोन मेरा है, मैं फोन की ऑनर हूं, क्या मैं इसको बेच सकती हूं? द आंसर इज यस। अब मेरा फोन आपने खरीदा, आपने मुझे पूरे पैसे दे दिए, तो मैं सेलर हूं, आप बायर हो। क्या ऑनरशिप ट्रांसफर हुई? यस, ऑनरशिप ट्रांसफर हुई, ऑनरशिप ट्रांसफर हुई। लेकिन अगर हम इसको उल्टा कर दे, हम क्या कर दे मेरे बच्चों, इसको उल्टा, कि मैं ऑनर नहीं हूं, फोन मैंने चुराया हुआ है, मैं ऑनर नहीं हूं, फोन मैंने चुराया हुआ है, और मैंने चुराया हुआ फोन तुम्हें भेजा, और मैंने क्या किया मेरे बच्चों, चुराया हुआ फोन तुम्हें बेचा। क्या अब ये तुम्हें ऑनर बनाएगा? क्या लॉ मेकर कह रहे नहीं शिवानी, अब ये ऑनर नहीं बनाएगा। मतलब ऑनर बनने के लिए, ऑनरशिप ट्रांसफर करने के लिए यू शुड बी द ऑनर। इफ यू आर नॉट द ऑनर यू कैन नॉट ट्रांसफर द ऑनरशिप, ठीक है? इसे ही हम बोलते हैं सेल बाय नॉन ऑनर। इसे ही हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? सेल बाय नॉन ऑनर। आइए सुनना मेरी बात ध्यान से। ये तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गया, पहले हम ये कर लेते हैं। देखिए अब ये कह रहा है कि इफ यू आर नॉट द ऑनर यू कैन नॉट सेल द गुड्स। सिंपल सी बात है, ठीक है? लेकिन इसकी ना कुछ एक्सेप्शंस है। इसकी क्या है मेरे बच्चों? कुछ एक्सेप्शंस। अब एक्सेप्शंस क्या है, बट उससे पहले हम एग्जांपल पढ़ लेते हैं। नेमो डेट क्विड नॉट हैबिट का एग्जांपल क्या है? ए फाइंड्स अ रिंग ऑफ बी एंड सेल्स इट टू थर्ड पर्सन, ठीक है? ए को कोई रिंग मिलती है, बी की मिलती है, फाइंड्स नॉट ई इज द ओनर, और वो थर्ड पर्सन को बेच देता है जिसने उसको वैल्यू के लिए खरीदा है, इन गुड फेथ खरीदा है। द ट्रू ऑनर बी कैन रिकवर फ्रॉम दैट पर्सन, क्योंकि ए के पास बेचने का कोई टाइटल था ही नहीं, ए कभी भी ऑनर था ही नहीं। आर वी डन? यस मैम वी आर डन। अब आगे बढ़ते हैं।
एक्सेप्शंस टू द जर्नल रूल। मतलब क्या है कि इन सारे केसेस में ये लोग ऑनर तो नहीं है, बट फिर भी कैन ट्रांसफर द ओनरशिप। ऑल दीज पीपल are not the owner, all these people are not the owner but can transfer the ownership। मैम ऐसे कैसे? सबसे पहला है सेल बाय एजेंट। अब एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ए प्रिंसिपल है, ए क्या है मेरे बच्चों? प्रिंसिपल। एंड ए का काम है क्लोथ्स को मैन्युफैक्चर करना, क्लोथ्स को मैन्युफैक्चर करना। तो ए क्या करता है? एक एजेंट हायर करता है बी और उसको 500 शर्ट्स बेच देता है, दे देता है बेचने के लिए। हम सॉरी, ठीक है। ए क्या करता है? बी को एज एजेंट हायर करता है और उसे 500 शर्ट्स दे देता है सेल करने के लिए। क्या करने के लिए मेरे बच्चों? सेल करने के लिए, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया एजेंट। अब एजेंट क्या करता है? मान लो मिस्टर सी एक कस्टमर है, एजेंट मिस्टर सी को 2 शर्ट सेल कर देता है। तो जो मिस्टर सी है, क्या वो ऑनर होगा या वो ऑनर नहीं होगा? बताइए, जो मिस्टर सी है क्या वो ऑनर होगा या वो ऑनर नहीं होगा? बोलो बोलो। मैम वो बिल्कुल ऑनर होगा, वो बिल्कुल ऑनर होगा, क्योंकि एजेंट को जो शर्ट्स दी गई वो बेचने के लिए दी गई। अगर नॉर्मल रूल लगाया जाए तो क्या एजेंट ऑनर है? नहीं, एजेंट सिर्फ पोजीशन में है शर्ट्स की। याद करो, मैंने अभी अभी बताया है ऑनरशिप और पोजीशन अलग होती है। क्या एजेंट ऑनर है शर्ट्स का? नो, एजेंट सिर्फ और सिर्फ उन शर्ट्स की पोजीशन में है। बट फिर भी अगर वो शर्ट्स बेचेगा तो क्या मेरे बच्चों ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी? यस। तो ये क्या हुई? इसकी एक एक्सेप्शन। अब बायर विल गेट अ गुड टाइटल इफ ही बाइज इन गुड फेथ फ्रॉम अ मर्केंटाइल एजेंट हु इज इन पोजेशन ईदर ऑफ गुड्स और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, ठीक है। उसके बाद आता है सेल बाय को ऑनर। अब मान लो मैंने और तुमने मिलकर के एक पिगी खरीदा, ठीक है। ये एक मानते हैं ये ए और ये बी, इन दोनों ने मिलकर के क्या खरीदा? एक पिगी खरीदा। तो को ऑनर हो गया, ठीक है। ए भी ऑनर है, बी भी ऑनर है, सो दीज आर को ऑनर्स। तो अगर अकेला बी भी पिगी को सेल करता है और सी खरीद लेता है तो क्या सी की ऑनरशिप डिफेक्टिव होगी? नो। क्या सी ऑनर बनेगा? द आंसर इज यस। अ बायर हु बाइज इन गुड फेथ, देखो गुड फेथ होना चाहिए, राइट? मतलब आपको पता नहीं था वो सब चीजें। From one of several joint owners who is in sole possession of goods with the permission of his co-owners will get good title to the goods। इसका मतलब क्या है? अब ए और बी दोनों ने मिलकर के पिगी खरीदा। इन्होंने सोचा मंडे ट्यूसडे वेंसडे ए रखेगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे बी रखेगा, ठीक है। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कौन रखेगा? बी। अब फ्राइडे को पिगी किसकी पोजेशन में था? बी की पोजेशन में। तो बी ने क्या किया? बेच दिया। बी ने क्या किया? बेच दिया। तो क्या वो सेल वैलिड होगी? द आंसर इज यस। जिसने खरीदा है क्या उसके पास गुड टाइटल जाएगा? यस। सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा मेरे बच्चों को पता है वॉइडेबल मतलब कि डिपेंड्स ऑन द एग्राइव्ड पार्टी। वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है और वो उसको रिजेक्ट भी कर सकती है। यस और नो? यस मैम। अब आओ ये ए और ये बी है, ठीक है। अब ए ने क्या किया? ए ने जबरदस्ती बी को इंड्यूस किया टू सेल हिज लैपटॉप, इंड्यूस बी टू सेल हिज लैपटॉप, ठीक है। तो यहां पे एग्राइव्ड पार्टी कौन है? बी। यहां पर एग्राइव्ड पार्टी कौन है मेरे बच्चों? बी। ए ने बी को उकसाया गलत तरीके से कि तू मेरे जो तेरा लैपटॉप है वो मेरे को सेल कर दे, ठीक है। और बी ने क्या किया? लैपटॉप सेल कर दिया। बी ने क्या किया मेरे बच्चों? लैपटॉप क्या कर दिया? सेल। लैपटॉप क्या कर दिया? सेल। अब अगर देखा जाए तो बी एग्राइव्ड पार्टी है, तो मतलब अगर बी इसको रिवर्स करना चाहे, इसको वॉइड करार करना चाहे तो कर सकता है। इससे पहले कि बी इस डील को कैंसिल करता, ए ने वो आगे लैपटॉप सेल कर दिया सी को। ए ने आगे लैपटॉप किसको सेल कर दिया? सी को। तो लॉ मेकर कहता है शिवानी अब सी वैलिड ऑनर बन जाएगा।
मतलब देख, a buyer buys in good faith from a person in possession of good under a contract which is voidable but has not been cancelled at the time of sale. अगर बी पहले ही कैंसिल कर चुका होता, अगर बी पहले ही कैंसिल कर चुका होता तो क्या ए बेच सकता था? द आंसर इज नो, तब ए बेच नहीं सकता था। लेकिन जब ए ने बेचा तब बी ने कैंसल नहीं किया था। तब बी ने क्या किया था मेरे बच्चों? कैंसल नहीं किया था। क्या इतनी बात क्लियर है? यस और नो? एक बार बताओ मुझे, आर वी डन अप टिल हियर? ठीक है जी, तो दैट इज सेल अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आता है मेरे बच्चों सेल बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल। ये मैंने आपको करवाया है। ए ने बी को गुड्स बेचे, ए ने बी को क्या किया मेरे बच्चों? गुड्स बेचे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो जो गुड्स थे, बी क्या बोलता है? बी ये बोलता है कि ए, मैं वो गुड्स तुझसे कल आकर के ले जाऊंगा, ठीक है, मैं वो गुड्स कल आकर के तुझसे जो है वो ले जाऊंगा। अब बी लेकिन कल भी नहीं आता, बी कल भी नहीं आता, तो यहां पर मेरी बात समझो, क्या जो सेलर है उसके पोजेशन में गुड्स हैं? यस और नो? यस, सेलर के पोजेशन में गुड्स हैं। तो क्या जो सेलर है मेरे बच्चे वो उन गुड्स को आगे ट्रांसफर कर सकता है? द आंसर इज यस, सेल बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल। सेम, सेल बाय बायर इन पोजेशन। सेल बाय बायर इन पोजीशन का मतलब क्या होता है कि बायर ने गुड्स ले लिए, बायर ने गुड्स ले लिए लेकिन अभी तक सेलर को पैसे नहीं दिए, तो बायर इज नॉट द ऑनर, बट क्या वो गुड्स आगे सेल कर सकता है? यस, इफ अ पर्सन हैज ब्रॉट टू बाय गुड्स विद द सेलर्स कंसेंट, possesses goods or documents of title, any sale by him or his agent to the buyer who takes goods in good faith without notice of any lien or any claim of the seller against the good will give a good title to the buyer. उसके बाद है एस्टोपल। एस्टोपल मतलब आप ऐसा दिखा रहे हो कि आप ऑनर हो, यू आर शोइंग योर सेल्फ एज द ऑनर। तो लॉ मेकर कहता है कि अगर आप सेल कर रहे हो तो भी वो क्या रहेगी? वैलिड। और सेल बाय अनपेड सेलर, अनपेड सेलर मतलब भाई उसको पैसे ही नहीं मिले। अनपेड सेलर का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चों? उसको पैसे ही नहीं मिले तो वो भी सेल कर सकता है। तो एक बार इसके एक्सेप्शंस रिवाइज करते हैं, ठीक है? आइए, इसकी क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहला तो क्या है मेरे बच्चों? आइए, सेल बाय एजेंट, ठीक है, इसको मैं लिखवा देती हूं, आ जाओ। सबसे पहला क्या है मेरे बच्चों? सेल बाय एजेंट। दूसरा क्या है? सेल बाय को ऑनर, है ना? तीसरा क्या है? सेल अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेल अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद है मेरे बच्चों बायर इन पोजेशन एंड सेलर इन पोजेशन, यस और नो? उसके बाद क्या है अपना? बायर इन पोजेशन एंड सेलर इन पोजेशन, ठीक है, बायर इन पोजेशन एंड सेलर इन पोजेशन, ठीक है। उसके बाद अपना क्या है? एस्टोपल। उसके बाद क्या है? अनपेड सेलर। एंड इसमें एक और रहता है, वो क्या रहता है मेरे बच्चों? इधर आओ, इसमें एक और चीज रहती है, दैट इज सेल बाय पर्संस अंडर अदर लॉज। सेल बाय पर्सन अंडर अदर लॉ का मतलब क्या होता है रजे? कि अब जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है पाउनर पाउनी। पाउनर कौन होता है? जो अपनी गुड्स को प्लेज करता है, और पाउनी जिसके अगेंस्ट मतलब जिसको गुड्स प्लेज करे जाते हैं। तो अगर जो पाउनर है वो पैसे ना दे, क्या पाउनी गुड्स सेल कर सकता है? यस। लेकिन क्या पाउनी ऑनर होता है? नहीं, पाउनी ऑनर नहीं है, बट क्या फिर भी पाउनी गुड्स सेल कर सकता है? यस। तो इसी को बोला जाता है सेल बाय द पर्संस अंडर अदर लॉ। क्या बोला जाता है मेरे बच्चों? सेल बाय द पर्संस अंडर अदर लॉ, ठीक है। उसके बाद आता है मेरे बच्चों
परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, तो जिसमें हम बात करते हैं डिलीवरी की, क्योंकि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कब होगा, सिंपल सी बात, जब आप गुड्स की क्या करोगे, डिलीवरी, जब आप गुड्स की क्या करोगे, डिलीवरी। सेल का एकमात्र ऑब्जेक्टिव ही तो यही है कि ऑनरशिप चली जाए, उस इंसान को डिलीवरी चली जाए, यस और नो, सो दैट इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो, सेलर की ड्यूटी क्या है मेरे बच्चों, सेलर की ड्यूटी है कि गुड्स को डिलीवर करे, डिलीवर द गुड्स, राइट। और बायर की ड्यूटी क्या है मैम, बायर की ड्यूटी है टू पे द प्राइस। बायर की क्या ड्यूटी है, टू पे द प्राइस। क्या ड्यूटी है रजे, टू पे द प्राइस। तो अब जब हम डिलीवरी की बात करते हैं, डिलीवरी मेरे बच्चों तीन तरीके की होती है, ठीक है, एक होती है एक्चुअल डिलीवरी, एक होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, और एक होती है सिंबॉलिक डिलीवरी, और एक क्या होती है, सिंबॉलिक डिलीवरी। ये तीन तरीके की डिलीवरी होती है, ठीक है, कितने तरीके की, तीन तरीके की, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी एंड सिंबॉलिक डिलीवरी। आपने मुझसे ये ऑल आउट खरीदी, बहुत मच्छर हो गए हैं यार, आपने मुझसे ये ऑल आउट खरीदी, मैंने आपको ये ऑल आउट सेल कर दी, आपने मुझसे ये ऑल आउट खरीदी, मैंने ये ऑल आउट आपको सेल कर दी, आपको दे दी, दैट इज एक्चुअल डिलीवरी, दैट इज व्हाट, एक्चुअल डिलीवरी। अब आपने मुझसे ऑल आउट खरीदी, आपने मुझे बोला मैम मैं ना इसे कल ले जाऊंगा, आज मैं घर नहीं जा रहा हूं, आज मैं दोस्त के घर जा रहा हूं, कल मैं अपने घर जाते जाते इस ऑल आउट को ले जाऊंगा। सेल हो चुकी है। अब ये जो ऑल आउट है ये आपके बिहाफ पे मेरे पास पड़ी है, यस और नो, ये जो ऑल आउट है ये आपके बिहाफ पे मेरे पास पड़ी है, दोबारा, ये जो ऑल आउट है ये आपके बिहाफ पे मेरे पास पड़ी है, सो दैट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक्चुअल मतलब पोजेशन जा चुका है, ऑनरशिप जा चुकी है। कंस्ट्रक्टिव मतलब पोजेशन अभी भी मेरे पास है बट आपके बिहाफ पे, आप जब भी लेने आओगे वो मैं आपको खुशी खुशी दे दूंगा, राइट। एंड सिंबॉलिक डिलीवरी, अब जैसे देखो, अगर मेरे बच्चे गोडाउन की बात आ जाए, ये सोनो हाउस की बात आ जाए, तो वो तो मूवेबल प्रॉपर्टी थोड़ी ना है, हाँ या ना, तो उसको तो आप कैसे डिलीवर करोगे, तो उसका क्या देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स, कीज, तो ये क्या है, सिंबॉलिक डिलीवरी। तो ये क्या है मेरे बच्चों, सिंबॉलिक डिलीवरी। डिलीवरी जो है उसको हम तीन प्रकार की बोलते हैं, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी एंड सिंबॉलिक डिलीवरी। क्या यहां तक क्लियर है, यस मैम यहां तक क्लियर है। अब रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी आते हैं, क्या आते हैं, रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी। मैम डिलीवरी के रिगार्डिंग क्या रूल्स हैं, आओ देखते हैं। रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी, सबसे पहला, डिलीवरी शुड पुट द बायर इन द पोजीशन, है ना, कि बायर के पास पोजीशन आ गया। डिलीवरी शुड पुट द बायर इन पोजीशन, कि बायर के पास क्या आ गया, पोजीशन, बायर के पास क्या आ गया, पोजीशन। दूसरा, goods must be delivered according to contract, goods must be delivered according to contract, जैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके अकॉर्डिंग ही गुड्स डिलीवर किए जाएंगे, यस और नो। बायर मस्ट अप्लाई फॉर डिलीवरी, बायर को डिलीवरी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, बायर मस्ट अप्लाई फॉर डिलीवरी। अगर गुड्स ट्रांजिट में है और सेलर ने राइट टू डिस्पोजल नहीं रखा तो रिस्क किसका होगा, बायर का, रिस्क किसका होगा मेरे बच्चों, बायर का। बायर बियर्स द ट्रांजिट रिस्क, द ट्रांजिट रिस्क अनलेस अदरवाइज अग्रीड,
अनलेस अदरवाइज एग्रीड। यस। उसके बाद सुनना, उसके बाद बायर, सेलर जो है वो डिलीवरी एक्सपेंसेस बियर करेगा, सेलर जो है वो डिलीवरी एक्सपेंसेस बियर करेगा, और जो बायर है वो रिसीविंग एक्सपेंसेस बियर करेगा। वो क्या करेगा मेरे बच्चों? रिसीविंग एक्सपेंसेस बियर करेगा। ठीक है, दीज आर द रूल्स रिगार्डिंग द डिलीवरी। यहां पर समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। यस। एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स मतलब देखो क्या लिखा है, एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय द बायर टेक्स प्लेस व्हेन द बायर इंटीमेट्स टू द सेलर दैट ही हैज एक्सेप्टेड द गुड्स। मतलब बायर ने सेलर को बता दिया कि मैंने गुड्स एक्सेप्टेड कर दिए हैं, गुड्स को उसने रख लिया, ठीक है, आफ्टर ए रीजनेबल टाइम, और उन गुड्स पर ऐसी कुछ भी हरकत करी जो कि ऑनरशिप जो है उसको दर्शाए, जैसे उन गुड्स को आगे सेल कर दिया, उन गुड्स को प्लेज कर दिया, तो मतलब उसने वो गुड्स ऑलरेडी खरीद लिए हैं। अगर सेलर ने गलती से भी रॉन्ग क्वांटिटी भेज दी, ज्यादा क्वांटिटी भेज दी, तो बायर के पास तीन ऑप्शंस होते हैं, या तो पूरा ही एक्सेप्ट कर ले, या पूरा ही रिजेक्ट कर ले, या जितनी सही क्वांटिटी है, जितनी उसको चाहिए थी उतनी एक्सेप्ट कर ले, और बाकी की क्या कर दे? रिजेक्ट। और बाकी की क्या कर दे? रिजेक्ट। अगला है मेरे बच्चे सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब सेलर ने डिलीवरी करने से मना कर दिया, या बायर ने डिलीवरी एक्सेप्ट करने से या प्राइस पे करने से मना कर दिया। यस और नो। तो इसको हम क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? इसको हम बोलेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब सवाल आता है शिवानी, अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया है तो बायर के और सेलर के क्या राइट्स हैं? आइए लिखिए, सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉ मेकर कहता है शिवानी, एक तो देख सेलर के कोई राइट होंगे, मैंने कहा बिल्कुल, और बायर के कोई राइट होंगे। ठीक है, सेलर के क्या राइट है मेरे बच्चों? सेलर जो है प्राइस के लिए बोल सकता है, सूट फॉर प्राइस, और दूसरा डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। ठीक है, कि आपने एक्सेप्ट नहीं किया जिसकी वजह से मुझे डैमेज हुआ, अरे डैमेज फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। और बायर का क्या राइट है मेरे बच्चों? बायर को क्योंकि डिलीवरी नहीं मिली तो डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी, डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी, उसके बाद ब्रीच ऑफ वारंटी, और अगर उसने प्राइस दे दिया हुआ तो रिकवरी ऑफ प्राइस। अगर उसने प्राइस दे दिया हुआ तो रिकवरी ऑफ प्राइस। रिकवरी ऑफ व्हाट मेरे बच्चों? प्राइस। दैट इज सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेलर के पास क्या क्या राइट्स हैं? आइए एक बार इसको आराम से पढ़ते हैं। सबसे पहला, वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास्ड टू द बायर द सेलर में स्यू हिम फॉर द प्राइस। अगर वो चीज बायर के पास चली गई है, उसमें जो प्रॉपर्टी है वो बायर के पास पास हो गई है, तो सेलर स्यू कर सकता है प्राइस के लिए। वेयर द प्राइस इज पेबल ऑन अ सर्टेन डे रिगार्डलेस ऑफ डिलीवरी, द सेलर में स्यू फॉर the price if it is not paid on that day, although the property in the goods has not passed. बट अगर मान लो प्रॉपर्टी पास नहीं हुई, ऑनरशिप पास नहीं हुई, पहले ही बायर ने एक डेट डिसाइड करी थी कि इस डेट को वो सेलर को पैसे देगा, और उसने उस डेट को अगर सेलर को पैसे नहीं दिए तो भी सेलर प्राइस के लिए केस कर सकता है। सिंपल। वेयर द बायर wrongfully refuses to accept the goods and pay for them, the seller may sue buyer for the damages for non acceptance। मतलब सेलर के पास दो राइट्स हैं। सबसे पहला तो मेरे बच्चे सूट फॉर प्राइस, वो प्राइस के लिए, ठीक है,
केस कर सकता है, और दूसरा सूट फॉर डैमेजेस। वो दूसरा केस किसके लिए कर सकता है मेरे बच्चों? डैमेजेस के लिए। किसके लिए कर सकता है? डैमेजेस के लिए। वेयर द सेलर wrongfully neglects or refuses to deliver the goods to the buyer may sue him for the damages of non delivery। अगर सेलर डिलीवर नहीं करता है तो बायर स्यू कर सकता है नॉन डिलीवरी के लिए। और वेयर देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, अगर वारंटी ब्रीच हुई है, जो मैं आगे कराऊंगी, मतलब सेलर ने कुछ बोला था और वो सेलर ने फुलफिल नहीं किया है, तो बायर गुड्स को तो रिजेक्ट नहीं कर सकता है, बट वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। और अगर बायर ने प्राइस पे कर दिए हैं और गुड्स डिलीवर नहीं हुए, तो बायर प्राइस की रिकवरी के लिए केस कर सकता है, सिंपल। उसके बाद एंटीसिपेटरी ब्रीच, मतलब ये हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़कर आए हैं, बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी। जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसल हो रहा है बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी, उस समय में जब ब्रीच होता है तो उस ब्रीच को क्या बोलते हैं? एंटीसिपेटरी ब्रीच। उसके बाद आता है अनपेड सेलर, मतलब सेलर को अनपेड कब माना जाता है? लॉ मेकर कहता है शिवानी देख, जब सेलर को पेमेंट रिसीव नहीं हुई, सेल हो चुकी है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है, बट सेलर को पेमेंट रिसीव नहीं हुई, क्या उस समय मैं सेलर को अनपेड सेलर बोल सकती हूं? बिल्कुल। देखो, हु इज एन अनपेड सेलर? when the whole of the price has not been paid or tendered, मतलब जब पूरा प्राइस पे नहीं किया गया, या फिर when a conditional payment was made by bill of exchange or negotiable instrument and negotiable instrument has been dishonored, मतलब अगर कैश की बात है, तुमने पूरा प्राइस पे नहीं किया, और अगर तुमने चेक दिया था या फिर तुमने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया था, वो डिसऑनर हो गया है, वो बाउंस हो गया है, तो इस केस में हम सेलर को क्या बोलेंगे? अनपेड सेलर। अब अनपेड सेलर के पास 4 राइट्स होते हैं। जब हम बात करते हैं अनपेड सेलर की, तो उसके पास 4 राइट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है राइट टू लीन, मतलब वो गुड्स को जब्त कर ले। उसके बाद आता है राइट टू रीसेल, वो उनको रीसेल भी कर सकता है। गुड्स अगर ट्रांजिट में है तो आता है स्टॉपेज इन ट्रांजिट, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। और उसके बाद वो गुड्स को डिलीवर ही ना करे, दैट इज व्हाट वी कॉल एज विद होल्ड डिलीवरी, ठीक है। तो मतलब देखो, अगर ब्रीच हुआ है तो सेलर के पास 2 ही राइट्स हैं, ध्यान से। अनपेड सेलर और ब्रीच अलग है। अगर ब्रीच का सवाल है तो सेलर के पास 2 राइट्स हैं, राइट फॉर सूट फॉर प्राइस और डैमेजेस। बट अगर अनपेड सेलर है, अगर क्या है? अनपेड सेलर, तो वो लीन एक्सरसाइज कर सकता है, राइट टू रीसेल कर सकता है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट और विद होल्ड डिलीवरी। इसका मतलब क्या है? लीन का मतलब है जब्त। लीन का क्या मतलब है? जब्त। कि आप आज मुझसे ऑल आउट लेके गए, आपने पैसे नहीं दिए, आपने बोला मैं कल ले जाऊंगा, तो सेल हो चुकी है, ठीक है, आप कल मुझे पैसे दोगे, आप ये ले जाओगे। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, आप आए नहीं। जब आप आए, आपने बोला ऑल आउट, मैंने कहा पहले पैसे दे तब मैं ऑल आउट दूंगी। मतलब क्या है? मैंने गुड्स को क्या कर लिया मेरे बच्चों? जब्त। मैंने गुड्स को क्या कर लिया? जब्त। अनपेड सेलर इन पोजेशन ऑफ गुड्स may exercise his lien on the goods, मतलब keep the goods is in his possession and refuse to deliver them until the price is paid, where the goods have been sold without stipulation as to credit, मतलब ऐसा नहीं था कि क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, यही था कि पेमेंट आएगी। जहां गुड्स क्रेडिट पे सेल किए थे बट के क्रेडिट का पीरियड एक्सपायर हो गया, भाई 10 दिन हो गए, आप तो पे कर, या फिर बायर क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। द लीन डिपेंड्स ऑन द फिजिकल पोजेशन। देखो, अगर सेलर के पास पोजेशन ही नहीं है तो वो जब्त भी किस चीज को करेगा? यस और नो? जब्त करने के लिए उस चीज की क्या होनी चाहिए मेरे पास? पोजीशन। क्या होनी चाहिए मेरे बच्चों? पोजीशन। द लीन डिपेंड्स ऑन फिजिकल पोजीशन। डिपेंड्स ऑन व्हाट मेरे बच्चों? फिजिकल पोजीशन। द सेलर्स लीन इज अ पोजेसरी लीन। इट कैन बी एक्साइटेड ओनली
जब तक सेलर पोजेशन में है। अच्छा, लीन कब लॉस्ट हो जाएगी? जब सेलर ने गुड्स को डिलीवर कर दिया कैरियर के पास, जब बायर ने एजेंट के थ्रू पोजेशन ऑब्टेन कर दिया, या फिर बाय वेवर ऑफ हिज लीन बाय अनपेड सेलर। अनपेड सेलर ने बोला यार छोड़ो, मेरे को नहीं जब्त करना, ले जा, मतलब उसने वेव ऑफ कर दिया। ठीक है, अगला क्या है? स्टॉपेज इन ट्रांजिट। याद रखना, स्टॉपेज इन ट्रांजिट आप सिर्फ तभी एक्सरसाइज कर सकते हो जब बायर इंसॉल्वेंट है और गुड्स जो है वो ट्रांजिट में है। देखो ना, वर्ड ही क्या है? स्टॉपेज इन ट्रांजिट, मतलब रास्ते में रोकना, है ना। ट्रांजिट का मतलब क्या हो रहा है कि भाई वो चल रहे हैं, रास्ते में रोकना। ये सिर्फ आप कब कर सकते हो? पहला तो जब गुड्स रास्ते में है, और सिर्फ तब जब बायर इंसॉल्वेंट हो गया है। जब बायर क्या हो गया है? इंसॉल्वेंट। देखो क्या लिखा हुआ है, the right of stoppage in transit is a right of stopping the goods while they are in transit, resuming possession of them and retaining possession until the payment of price. Retaining the possession until the payment of price. The right to stop goods is available to unpaid seller when the buyer becomes insolvent and when the goods are in transit. तो मैम मतलब हम नेसेसरी स्टॉपेज इन ट्रांजिट तभी एक्सरसाइज कर सकते हैं जब जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो जाए। यस, ट्रांजिट कब एंड हो जाएगी? जब बायर ने डिलीवरी ऑब्टेन कर ली, जब आफ्टर अराइवल ऑफ गुड्स एज द डेस्टिनेशन कैरियर ने एक्नॉलेज कर दिया बायर को कि हाँ भाई तेरे भी हाथ में गुड्स है, राइट, या फिर द कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूजेस द गुड्स टू द बायर। तो ये सब क्या हो जाएगा? खत्म। राइट टू रीसेल, मतलब मेरे पास गुड्स है, आप लेकर नहीं गए, मैं कब रीसेल कर सकती हूँ? तीन कंडीशंस है। व्हेन द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर, गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं, नहीं बेचा जाएगा तो खराब हो जाएगा। दूसरा, सेलर के पास उसका राइट रिजर्व था, याद है, राइट टू डिस्पोजल रिजर्व था सेलर के पास। और तीसरा, वेयर इन एक्सरसाइज ऑफ राइट टू लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट, सेलर ने बायर को नोटिस दिया था कि भाई मैं इसको रीसेल करने वाला हूं, तुझे चाहिए तो पैसे दे दे, और बायर ने प्राइस पे नहीं किया रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर। इन तीनों केसेस में सेलर के पास क्या आ जाता है मेरे बच्चों? राइट टू रीसेल। क्या आ जाता है? राइट टू रीसेल। तो अगर मैं राइट टू रीसेल देखूं तो अनपेड सेलर जो है मे रीसेल वेयर द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर। दूसरा, वेयर द राइट इज एक्सप्रेसली रिजर्व्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, और वेयर इन एक्सरसाइज ऑफ राइट टू लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट सेलर ने बायर को बोला था कि मैं बेच दूंगा, लेकिन बायर ने पे नहीं किया, टेंडर नहीं किया विद इन रीजनेबल टाइम। यहां तक डन है? यस। अब आगे चलते हैं। राइट टू विदहोल्ड डिलीवरी, मतलब सेलर बोल सकता है कि भाई मेरे को डिलीवरी ही विदहोल्ड करनी है, मैं तुझे डिलीवरी कर ही नहीं रहा, मैं तुझे क्या नहीं कर रहा मेरे बच्चों? डिलीवरी। तो ये चार केसेस है, राइट। एंड अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर, वही सेम, सूट फॉर प्राइस एंड सूट फॉर डैमेज। अगला आता है मेरे बच्चों ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल का क्या मतलब होता है? ऑक्शन सेल का मतलब होता है कि भाई आपने एक चीज बेचनी है, जो उस पर सबसे हाईएस्ट बिड लगाएगा आप उस चीज को उसको बेच दोगे। यस और नो? तो ऑक्शन सेल की अगर मैं मेरे बच्चों बात करूं, इट इज लाइक गुड्स आर सोल्ड टू हाईएस्ट बिडर। यस और नो? गुड्स आर सोल्ड टू हाईएस्ट बिडर, मतलब जो सबसे ज्यादा बिड लगाएगा गुड्स इसको उसको सोल्ड कर दिए जाएंगे। अब ये बोल रहा है शिवानी, ईच लॉट इज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है? मान लो आपने तीन चीजें बेचनी है, एक फोन, एक लैपटॉप और एक मिक्सर ग्राइंडर। ठीक है, कितनी चीजें बेचनी है आप लोग ने? तीन। एक तो आपको फोन बेचना है, एक ये लैपटॉप बेचना है, और एक मिक्सर ग्राइंडर बेचना है।
तो ये 3 लॉट हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के, और इनका एक अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा। फोन के लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा, लैपटॉप के लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा, और मिक्सर ग्राइंडर के लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट सेम नहीं रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट सेम नहीं रहेगा। इन तीनों के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फोन के लिए अलग, मिक्सर ग्राइंडर के लिए अलग, और लैपटॉप के लिए अलग। तो ईच लॉट जो है एक अलग कॉन्ट्रैक्ट है। सेल कंप्लीट मानी जाएगी ऑन फॉल ऑफ हैमर। मतलब जब हैमर फॉल होगा, जब हैमर फॉल होगा तब सेल कंप्लीट मानी जाएगी। तो जब तक हैमर फॉल नहीं होता, अगर किसी को बिडिंग विड्रॉ करनी है तो क्या कर सकते हो? यस, बिड कैन बी विड्रॉन, बिड कैन बी विड्रॉन बिफोर हैमर फॉल्स, before hammer falls, and seller may bid only if the right is reserved। वैसे तो अगर देखा जाए तो यहां पे मैं क्या ये बोल सकती हूं यार, सेलर जो है, ध्यान से सुनना, जो क्या है, सेलर है, वो ही तो प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वो बिड, वो क्यों बिड करेगा। बट लॉ मेकर कहता है कि अगर सेलर ने वो राइट रिजर्व करके रखा है, अगर सेलर ने वो राइट रिजर्व करके रखा है तो सेलर भी बिड कर सकता है, तो सेलर भी बिड कर सकता है। और अगर कोई फेक बिडिंग कर रहा है, जिसको मैं बोलती हूं प्रिटेंडेड बिडिंग, तो वो प्रिटेंडेड बिडिंग क्या है? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बायर। ठीक है, इसमें से सवाल आएगा तो यहीं से आएगा, ऑप्शन ऑफ बायर। ठीक है मैम, यहां तक क्लियर है। अब एक बार फटाफट से, ऑक्शन से गुड्स आर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। ईच लॉट एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है। सेल कंप्लीट हो जाएगी ऑन द फॉल ऑफ हैमर। बिड कैन बी विड्रॉन बिफोर द हैमर फॉल्स। सेलर वे बिड ओनली इफ द राइट इज रिजर्व्ड। फेक बिडिंग है, उसको प्रिटेंडेड बिडिंग भी बोलते हैं, वर्डेबल एट द ऑप्शन ऑफ बायर। अब हमारे पास लास्ट बचता है रजे ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट। ये 4 ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है एंड ये रियली रियली इजी है। ठीक है, एक बार आइए, सबसे पहला तो है फ्री ऑन बोर्ड। अच्छा, फ्री ऑन बोर्ड और फ्री ऑन रेल ये दोनों सेम है। फ्री ऑन बोर्ड पे क्या होता है कि जब सेलर ने गुड्स को शिप पर चढ़ा दिया तब सेलर की ड्यूटी खत्म। देखो, अंडर फ्री ऑन बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू पुट द गुड्स ऑन अ बोर्ड। ठीक है, एट शिप एट हिज ओन एक्सपेंस। मतलब गुड्स को शिप पे या रेलवे पे चढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की है, बट उसके आगे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएगी? बायर की। ठीक है, द प्रॉपर्टी इन द गुड पासेस टू बायर only after the goods have been put on the board, the ship, and they are at buyer's risk as soon as they are on the board। मतलब मैम सिर्फ इतना है कि जब तक सेलर चढ़ा नहीं देता तब तक सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बार सेलर ने चढ़ा दिया तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। सेलर इमीडिएटली नोटिफाई करेगा बायर को दैट गुड्स जो है वो बोर्ड पे डिलीवर हो चुके हैं, सो दैट सेलर उनको क्या करवा ले? इंश्योर। इफ ही फेल्स टू डू सो द गुड्स शैल बी डीम्ड टू एट द सेलर रिस्क। अगर वो नहीं बता पाता बायर को कि गुड्स जो है मैंने बोर्ड करवा दिए हैं तो सेलर का रिस्क रहेगा। ठीक है, CIF और CFI कॉस्ट फ्रेट इंश्योरेंस, इसमें क्या होता है मेरे बच्चे? कॉस्ट का खर्चा, फ्रेट का खर्चा और इंश्योरेंस का खर्चा सेलर का रहता है। A CIF contract is a contract for sale of insured goods lost or not lost to be implemented by transfer of proper documents. In such types of the contract, seller not only bear all expenses of putting the goods on the board but also bear the freight and the insurance charges। मतलब इसमें सेलर गुड्स को ऑन बोर्ड तो करवाता ही है, बट फ्रेट और इंश्योरेंस चार्जेस भी क्या करता है मेरे बच्चों? बियर करता है, अरेंज करता है इंश्योरेंस गुड्स के लिए फॉर द बेनिफिट ऑफ द बायर।
एक्स शिप का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों कि जो सेलर है वो तब तक के लिए रिस्पॉन्सिबल है जब तक गुड्स बायर की डेस्टिनेशन पे ना पहुंच जाए. द सेलर इज बाउंड टू अरेंज द शिपमेंट्स ऑफ द गुड्स टू पार्ट ऑफ डेस्टिनेशन एंड सच फर्दर इनलैंड डेस्टिनेशन एज द बायर में स्टिपुलेट. मतलब क्या है मेरे बच्चों कि सेलर बायर तक गुड्स पहुंचा करके आता है. तो एक क्या हो गया आपका, आइए, फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑन रेल, एक्स शिप एंड कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट. राइट, ये अभी इसमें हमारा बस कंडीशंस एंड वारंटी रहता है. ठीक है, आइए फटाफट से एक बार कंडीशंस, बायलैटरल क्वांटिटी होगा, वारंटी, एस्टोपल, एनकम्बरेंस अभी आपको बता दूंगी जब वो करूंगी. ठीक है, बिल ऑफ लैडिंग देख लीजिए एक बार. ये बिल ऑफ लैडिंग क्या होता है? बिल ऑफ लैडिंग इज अ डॉक्यूमेंट विच इज साइंड बाय अ कैरियर यानी ट्रांसपोर्टर ऑफ द गुड्स और द कैरियर्स रिप्रेजेंटेटिव एंड इशूड टू अ कंसाइनर दैट इज द शिपर ऑफ गुड्स. एविडेंस होता है कि गुड्स जो हैं वो शिपमेंट के लिए रिसीव हो गए हैं. गुड्स किसके लिए रिसीव हो गए हैं? शिपमेंट के लिए रिसीव हो गए हैं. चलें एक बार, वो है कंडीशंस एंड वारंटी. वो क्या है मेरे बच्चों? कंडीशन एंड वारंटी. मैम ये कंडीशन एंड वारंटी का मतलब क्या होता है? आओ आपको समझाती हूं. कंडीशन इज लाइक द मेन कैरेक्टर, राइट, एंड वारंटी इज लाइक अ साइड कैरेक्टर. मैम मतलब आप मेरी बात समझना. ठीक है, एक बहुत सिंपल सी बात लेते हैं. मैंने मोबाइल फोन लेना था तो मैं एक शोरूम पे गई और मैंने बोला कि भाई मुझे ना ऑरेंज कलर का ही एप्पल 17 प्रो मैक्स चाहिए. ठीक है, ऑरेंज कलर में ही चाहिए. आई डोंट वांट इट इन एनी कलर, आई वांट इट इन ऑरेंज कलर. और मुझे सेलर ने ना सिल्वर कलर दे दिया. क्या आप एक्सेप्ट करोगे? आपने बोला नहीं मैम, आपकी तो कंडीशन ही यही थी कि आपको ऑरेंज कलर चाहिए. कंडीशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज कंडीशन. दैट इज व्हाट मेरे बच्चों, कंडीशन. जब मैंने लैपटॉप लिया तो मैंने बहुत स्पेसिफिक बोला कि जब मैंने फोन लिया तो मैंने बहुत स्पेसिफिक बोला कि मुझे जो है 512 जीबी चाहिए. तो मुझे कोई भी कलर दो, मेरे को 512 जीबी स्टोरेज चाहिए, मेरे को उससे कम चाहिए ही नहीं. सेलर ने मुझे 256 जीबी दे दी. क्या आप उसे एक्सेप्ट करोगे? द आंसर इज नो. आपने फ्रिज लिया, फ्रिज का मेन काम क्या होता है? क्या होता है? कह रहे इंसानों के टुकड़े रखना. अरे जिंदा लाशो, फ्रिज का मेन काम क्या होता है? कि उसमें चीजें जो हैं वो ठंडी रहे. राइट, मैंने बोला ठीक है कि मुझे एक फ्रिज चाहिए और वो फ्रिज आया और वो ठंडा कर ही नहीं रहा बिल्कुल. क्या वो फ्रिज रखूंगी? नहीं. सो कंडीशन का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? एक ऐसी चीज जिसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट में आते हो और वारंटी उसके साइड की चीज है. जैसे मैंने बोला कि मुझे फ्रिज ब्लू कलर में चाहिए. फ्रिज ना हल्के से ब्लू कलर से अलग कलर में आ गया, मतलब हल्का सा स्काई ब्लू कलर आ गया. मैं कह रही हूं कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को डैमेजेस दे दो, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने वाली तो बात ही नहीं है. दैट इज वारंटी. समझ रहे हो? अब जैसे अगर मैंने कलर बोला कि मुझे ब्लू चाहिए, उन्होंने रैम ऊपर नीचे कर दी, मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज आई विल कंसीडर इट एज वारंटी. आई विल कंसीडर इट एज व्हाट मेरे बच्चों, वारंटी. तो कंडीशन का मतलब क्या होता है? अ मेन थिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है, दैट इज कंडीशन. राइट, अगर मैं आपको लिखवाऊं तो आइए मैं आपको एक बार लिखवाती हूं. व्हेन आई टॉक अबाउट कंडीशन, व्हेन आई टॉक अबाउट व्हाट मेरे बच्चों, कंडीशन. सो कंडीशन इट इज the essential, it is the essential term of a contract. It is the essential term of a contract. अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो हम मानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा. अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा. नो कंडीशन इज इक्वल टू नो कॉन्ट्रैक्ट.
नो कंडीशन इज इक्वल टू नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप कंडीशन फुलफिल नहीं कर सकते, डोंट एक्सपेक्ट कि हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अगर कंडीशन ब्रीच हो जाती है मेरे बच्चों, अगर कंडीशन क्या हो जाती है, ब्रीच ऑफ कंडीशन, तो लॉ मेकर कहता है शिवानी उस सिचुएशन में जो बायर है वो क्या कर सकता है रजे, रिजेक्ट कर सकता है गुड्स को, कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, जो उसने प्राइस दिया है उस प्राइस को रिकवर कर सकता है, और अगर उसको कोई डैमेजेस हुए तो वो डैमेजेस भी क्या कर सकता है, क्लेम। वो डैमेजेस भी क्या कर सकता है, क्लेम। कि अगर आपकी कोई भी कंडीशन ब्रीच होती है, अगर आपकी क्या होती है मेरे बच्चों, कंडीशन ब्रीच होती है, तो जो बायर है उसके पास ये 4 ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको बोला यार मुझे आईफोन 17 चाहिए, ब्रांड न्यू चाहिए, आपने मुझे यूज्ड दे दिया, दैट इज ब्रीच ऑफ कंडीशन। तो मैं इसमें क्या कर सकती हूं, मैं गुड्स को रिजेक्ट कर सकती हूं, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती हूं, रिकवर कर सकती हूं प्राइस, एंड डैमेजेस भी क्लेम कर सकती हूं। डैमेजेस भी क्या कर सकती हूं, क्लेम। बट व्हेन आई टॉक अबाउट वारंटी, जब मैं किसकी बात करती हूं मेरे बच्चों, वारंटी के बारे में, तो वारंटी का मतलब इट्स अ माइनर प्रॉमिस, इट्स अ साइड प्रॉमिस, इट व्हाट्स अ साइड प्रॉमिस। आपने कार ली, जब आपने कार ली तो उस इंसान ने बोला कि भाई इसकी 2 फ्री सर्विसेज होंगी। जब आप सर्विस करवाने गई तो सामने वाला मुकर गया। अब आप यूजुअली कार थोड़ी ना बेच दोगे कि आपको कार ही नहीं रखनी, आप बोलोगे छोड़ो यार, तूने मुझे प्रॉमिस किया था, मेरा इतने का डैमेज हो गया, मेरे को पैसे दे, बात खत्म कर। सो दैट इज वारंटी, माइनर प्रॉमिस। अगर वारंटी ब्रीच होती है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता है। इट्स ब्रीच, देखना, इट्स ब्रीच डज नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, डज नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। इसकी ब्रीच की वजह से कभी भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल नहीं होता। बायर गुड्स को लेता है और उन्हें यूज करता है, राइट। बायर कीप्स द गुड्स एंड क्लेम्स कंपनसेशन। मतलब मैम अगर कंडीशन ब्रीच हुई है, अगर कंडीशन ब्रीच हुई है, उस सिचुएशन में आप कैंसिल भी कर सकते हो, आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो। और अगर वारंटी ब्रीच हुई है तो उस केस में आप कैंसिल नहीं कर सकते, उसमें आप क्या क्लेम कर सकते हो, कंपनसेशन। यस, एकदम क्लियर है, क्लियर है मेरे बच्चों। उसके बाद आता है व्हेन कंडीशन बिकेम वारंटी। मतलब कब कंडीशन को हम वारंटी मान लेते हैं। अब यूजुअली अगर कंडीशन ब्रीच ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, और वो वारंटी ब्रीच हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता। कंडीशन बिकेम वारंटी का मतलब क्या है कि ब्रीच तो कंडीशन ही हुई, बट हमने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट चलते रहने दिया, हमने डैमेजेस ले लिए। सो कंडीशन बिकेम वारंटी, मतलब हमारी जो मेन कंडीशन थी ब्रीच वही हुई है, बट डिस्पाइट ऑफ टेकिंग, डिस्पाइट कि हम कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करें, हमने क्या किया है मेरे बच्चों, हमने डैमेजेस ले लिए। हमने क्या किया, डैमेजेस ले लिया। सबसे पहला क्या है, बायर वेवर्स द कंडीशन। बायर ही बोलता है कि यार छोड़, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मान ले इसी ठंडा नहीं कर रहा मैं फिर भी रख लूंगा, प्रेफरेंस ऑरेंज थी, मैं सिल्वर कलर का जो मोबाइल फोन है वे फिर भी रख लूंगा। मतलब बायर ने ही कंडीशन क्या कर दी है, वेव। बायर ने ही कंडीशन क्या कर दी है, वेव। दूसरा, बायर ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। मतलब हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट, तो देखो कंडीशन तो ब्रीच हुई, बट बायर ने कंपनसेशन लेकर के बात खत्म की। मतलब बायर ने क्या किया है, उसको एज वारंटी ट्रीट किया है, या फिर बायर ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिए हैं गुड्स, राइट। इन तीनों केसेस में क्या होगा, बायर ऑलरेडी एक्सेप्टेड गुड्स। इन तीनों केसेस में क्या होगा मेरे बच्चों, ब्रीच ऑफ कंडीशन को हम ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करेंगे। क्या करेंगे मेरे बच्चों, ब्रीच ऑफ कंडीशन को हम ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करेंगे। बायर ने कंडीशन ही क्या कर दी, वेव ऑफ। मतलब मेरे को नहीं चाहिए, जो भी चाहिए दे दो, ऑरेंज है ऑरेंज दे दो, सिल्वर है सिल्वर दे दो। बायर ने ट्रीट किया एज वारंटी, मतलब
खराब तो ब्रीच तो कंडीशन ही हुई, लेकिन बायर डैमेज लेकर के शांत बैठ गया। बायर ऑलरेडी एक्सेप्टेड गुड्स, बायर ने गुड्स यूज करना स्टार्ट भी कर दिया। तो इन सारे केसेस में कंडीशन को क्या ट्रीट किया गया है? वारंटी। ठीक है। अब लॉ मेकर कहता है शिवानी देख, अब जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेते हो तो उसमें कुछ इंप्लाइड कंडीशंस होती हैं और उसमें कुछ इंप्लाइड वारंटी होती है। इंप्लाइड का मतलब क्या होता है कि कहने की बात नहीं होती, ये हमेशा माना जाता है। जब भी सुनना, जब भी आप कोई चीज लेते हो तो उसमें कुछ इंप्लाइड कंडीशंस होती हैं और कुछ इंप्लाइड वारंटीज होती हैं। मैंने कहा जैसे, कह रहा देखो जैसे सेल बाय टाइटल, ठीक है, उसके बाद सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल एंड सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन, एंड सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन। ये है इंप्लाइड कंडीशन। ये क्या है? इंप्लाइड कंडीशन। देखो मेरे बच्चों, आई नो आपका एग्जाम एमसीक्यूज है, इसीलिए हम आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी नहीं करवाते, बिकॉज जो जिस सब्जेक्ट में जरूरी है आप वो करो। लेकिन जब भी आप लॉ की क्लास ले रहे हो और अगर मैं बोर्ड पर कुछ भी लिख रही हूं तो मेक श्योर मेरे बच्चों कि आप मेरे साथ साथ वो चीज लिखो, सो दैट आपको सच में उस चीज की प्रैक्टिस हो पाए, आपके दिमाग में जाए। आप देखो मैं कभी भी क्लास में पीपीटी नहीं लेकर आ रही हूँ, हमेशा ब्लैंक लेकर आती हूँ और उस पर भी लिखवाती हूँ। तो जितना आप मेरे साथ डूडल करोगे ना, उतनी ज्यादा मेरे बच्चों आपको हैबिट डेवलप होगी और आप इजीली क्वेश्चन आंसर्स कर पाओगे। बिकॉज अगर मैं लॉ की बात करूं तो लॉ आप पूरा का पूरा मॉड्यूल से नहीं कर सकते, क्योंकि लैंग्वेज मुश्किल है, कंटेंट बहुत ज्यादा है और थोड़ा ऐसा भी कंटेंट है जो आपके लिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। तो आप अगर इस तरीके के नोट्स छोटे छोटे से डूडल करोगे, स्क्रिबल करोगे, नोट्स बनाओगे, तो इट विल हेल्प यू जेन्युइनली अ लॉट। ठीक है रजे? सबसे पहला क्या है मेरे बच्चों? सेल बाय टाइटल और यू कैन से कंडीशन एज टू टाइटल। देखो, आप जब भी किसी से कोई चीज लेते हो तो आप क्या समझते हो कि ये चीज जो है ये उसी की है। कंडीशन एज टू टाइटल का मतलब जो सेलर है वो एक राइटफुल ऑनर है। यस और नो? कंडीशन एज टू टाइटल का मतलब क्या हो गया? सेलर एक्चुअली ओन्स द गुड। सेलर मस्ट एक्चुअली ओन्स द गुड, कि सेलर जो है वो गुड्स को ओन करता है। जो सेलर है मेरे बच्चों वो गुड्स को ओन करता है। जो सेलर का टाइटल है ना वो डिफेक्टिव नहीं है। उसके बाद सेल बाय डिस्क्रिप्शन, कि जैसे आपने गुड्स की डिस्क्रिप्शन है गुड्स वैसे ही हैं। सबसे पहले मर्चेंटेबल क्वालिटी, अगर आपने किसी से प्योर कॉटन शर्ट मांगी है तो वो उसी क्वालिटी की है। उसके बाद कंडीशन एज टू होलसमनेस। कंडीशन एज टू होलसमनेस मतलब ये लगता है किसी खाने पाने की चीज पर, कि अगर आपने कोई खाने की चीज ली है तो वो जो है बेकार क्वालिटी की नहीं है। अगर आपने सामने वाले को बताया था कि आपको कोई चीज एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए चाहिए और उसने आपको वही चीज दी है, तो आप ये मानते हो कि वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही दी है, वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही दी है। सिंपल सी बात। मर्चेंटेबल क्वांटिटी मींस व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, राइट? मर्चेंटेबल क्वांटिटी मतलब व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। ठीक है? एग्जाम्पल लेते हैं। सेल एज कंडीशन एज टू टाइटल तो समझ आ गया कि भाई जिससे मैं वो चीज परचेज कर रही हूं वो उसका राइटफुल ओनर है। बाद में मुझे ऐसा नहीं पता चलना चाहिए कि गुड जो है वो चोरी का था। सो दिस इज इंप्लाइड कंडीशन। अगली कंडीशन है सेल बाय डिस्क्रिप्शन, मतलब अगर आपने सेलर को डिस्क्राइब किया है कि आपको क्या चीज चाहिए तो जो सेलर आपको वो चीज दे रहा है वो उसी अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे मैंने गर्मी है तो मैंने 100% कॉटन की शर्ट मांगी, अब सामने वाले ने मुझे बताओ सिल्क का कपड़ा दे दिया, ये कॉटन से मिलता जुलता कोई बेकार कपड़ा दे दिया। तो मतलब क्या है कि जो गुड्स हैं वो मर्चेंटेबल क्वालिटी के नहीं है। गुड्स जो हैं वो मर्चेंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए, जो जर्नली एक्सेप्ट कर पाए लोग, जो टिकाऊ हो।
उसके बाद कंडीशन एज टू होलसमनेस, आपने कहीं से कुछ खरीद के खाया, वो इतना बेकार था, वो इतना सड़ा हुआ था, गला हुआ था कि आप की तबीयत खराब हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंडीशन एज टू होलसमनेस, कि अगर आप कुछ खा रहे हो, स्पेशली इट अप्लाइज ऑन ईटेबल्स, राइट, अगर आप कुछ खा रहे हो तो इट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। एंड लास्ट में है फिटनेस फॉर पर्टिकुलर पर्पस, अगर मैंने सेलर को बोला कि मुझे मैराथन जो है वो दौड़नी है और मुझे इसके लिए शूज चाहिए, भाई मैंने दौड़ना शुरू भी नहीं किया और उसकी सोल निकल गई जूते की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हो कि आपको क्या चाहिए और सेलर भी आपकी डिस्क्रिप्शन से वो चीज भेज रहा है, बेच रहा है, तो आप ये मानते हो कि उसकी क्वालिटी जो है वो मर्चेंटेबल होगी, खाने की चीज है तो कंडीशन एज टू होलसमनेस, और अगर आपने उसको पर्पस बताया है तो वो चीज जो वो दे रहा है वो उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही है। सिंपल। सेल बाय सैंपल मतलब जो आपने सैंपल दिखाया है वैसी ही चीजें आप बेच रहे हो, जो आपने सैंपल दिखाया है वैसी ही चीजें आप क्या कर रहे हो मेरे बच्चे, बेच रहे हो। मैं आपको बोल दूं, दैट बल्क शुड मैच द सैंपल, राइट। मैंने आपसे चावल के दाने खरीदने थे, चावल खरीदना था, तो आपने मुझे एक टाइप का चावल दिखाया जिसके दाने बहुत बढ़िया थे। अब मैंने बोला कि 10 किलो चावल ऐसे ही पैक कर दो, ऐसे ही क्या करो 10 किलो चावल पैक कर दो, तो क्या जो वो 10 किलो चावल हैं वो जैसा आपने दिखाए हैं वैसे ही होने चाहिए? यस। सो दैट इज सेल बाय सैंपल, दैट इज व्हाट मेरे बच्चों, सेल बाय सैंपल। और लास्ट में है सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन। अब इसका मतलब समझना, आप मुझसे क्या करते हो मेरे बच्चों, चेयर लेने आते हो, ठीक है, मैं आपको चेयर दिखाती हूं और बोलती हूं कि ये टीक वुड से बनी है। आपने मुझे बोला कि ये जो आपने सैंपल दिखाया है मुझे ऐसी 1000 चेयर्स चाहिए, तो मैंने एक तो आपको सैंपल दिखाया सेल बाय सैंपल, एंड मैंने आपको बताया ये टीक वुड की बनी है, तो इसको डिस्क्राइब भी किया। आपने क्या बोला कि मुझे 1000 चेयर्स चाहिए, अब मैंने एग्जैक्टली सेम 1000 चेयर्स आपको बेच दी, मतलब सैंपल से मिलते जुलते तो बल्क है, लेकिन टीक वुड की नहीं है, वो कोई चीप सी वुड थी उसकी है, तो मतलब डिस्क्रिप्शन मैंने फॉलो नहीं करी। तो लॉ मेकर कहता है कि जब सामने वाला सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन कर रहा है तो उसको सैंपल जो बल्क है वो जिसने डिस्क्राइब किया वैसा ही होना चाहिए, सैंपल भी जो बल्क है वो उससे मिलता जुलता होना चाहिए। तो मतलब जब भी आप कोई भी सामान लेते हो तो ये 4 इंप्लाइड कंडीशंस होती हैं, मतलब इनको बार बार बताने की भी जरूरत नहीं है, ये इतनी इंप्लाइड है। ये मान लिया जाता है कि सेलर के पास टाइटल है, सेलर के पास टाइटल है, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, कि जो आपने बताया है, जो ऐसे आपने डिस्क्राइब किया है वैसे ही सेल हो रही है। सेल बाय सैंपल की जो बल्क है वो सैंपल से मैच करता है, एंड सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन, राइट। और अगर मैं इंप्लाइड वारंटी की बात करूं तो 3 इंप्लाइड वारंटीज हैं। सबसे पहला तो है मेरे बच्चों एक क्वाइट पोजेशन, उसके बाद है फ्रीडम फ्रॉम इनकम्बरेंसेस, फ्रीडम फ्रॉम इनकम्बरेंस, और उसके बाद है डेंजरस गुड्स, एंड उसके बाद है मेरे बच्चों ट्रेड यूसेज। उसके बाद क्या है, ट्रेड यूसेज। यू कैन से बेसिकली यहां पर 4 इंप्लाइड वारंटी है। क्वाइट पोजीशन का मतलब क्या है यार, अब कोई भी चीज जब आप परचेज करते हो तो यू वांट कि आप पीसफुली उस चीज को एंजॉय कर पाओ, यस और नो। जब भी आप कोई भी चीज परचेज करते हो तो आप क्या समझते हो कि पीसफुली आप उस चीज को एंजॉय कर पाओ। आपने कोई चीज ली, सामने से दूसरा व्यक्ति आ रहा है, अरे ये तो मेरी है, तीसरा आ रहा है, अरे ये तो मेरी है, अरे भाई तो क्वाइट पोजीशन का मतलब क्या है, दैट वो चीज आपकी ही रहे। फ्रीडम फ्रॉम इनकम्बरेंसेस, इनकम्बरेंसेस मतलब किसी और का हक। मान लो आपने घर लिया और बाद में आपको पता चलता है कि ये घर का जो ऑनर था उसने बैंक से लोन लिया हुआ था और ये घर तो बैंक के पास गिरवी था। ये घर क्या था, बैंक के पास गिरवी था, मतलब उस बैंक का घर पे क्या था, हक, इनकम्बरेंस। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ये मानते हो कि अगर सामने वाले ने आपको गुड्स दिए हैं तो वो डेंजरस नहीं है, अगर डेंजरस होते तो वो आपको बताता।
एंड उसके बाद है ट्रेड यूसेज। ट्रेड यूसेज मतलब कस्टम, कि हर चार्जर, हर फोन के साथ चार्जर आता है, तो आप ये मानोगे कि जो आपको फोन मिला है उसके साथ भी क्या आएगा मेरे बच्चों, चार्जर। सो दैट इज इंप्लाइड वारंटी, दैट इज इंप्लाइड वारंटी। तो अगर मैं क्वाइट पोजेशन की बात करूं रजे, क्वाइट पोजेशन का मतलब क्या है, आफ्टर परचेज, आफ्टर परचेज नो वन शुड डिस्टर्ब योर ओनरशिप। आपने कार ली, अब कोई आके बोल रहा है भाई ये कार तो मेरी है, डिस्टर्ब द ओनरशिप, राइट। कोई भी आपकी ओनरशिप को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद फ्रीडम फ्रॉम इनकम्बरेंस, मतलब उस पर किसी और का हक नहीं होना चाहिए, मतलब वो चीज किसी और के पास गिरवी नहीं होनी चाहिए, राइट। गुड्स शुड नॉट हैव लोन्स और चार्जेस। जब प्रॉपर्टी किसके पास गिरवी होती है तो हम बोलते हैं उस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट है। शुड नॉट हैव लोन और चार्जेस। डेंजरस गुड्स अगर हैं तो सेलर बताए कि गुड्स डेंजरस हैं, यस और नो। डेंजरस गुड्स हैं तो सेलर का ये हक बनता है, सेलर की ये ड्यूटी बनती है बताए कि गुड्स क्या है मेरे बच्चों, डेंजरस। सेलर मस्ट वार्न अबाउट डेंजरस गुड्स। सेलर जो है वो डेंजरस, हाँ जी बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, राइट। तो हमारा सेल्स ऑफ गुड्स मेरे बच्चों खत्म होता है। अब हम अगला चैप्टर करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एंड आई होप ये आपको बहुत 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 बढ़िया तरीके से समझ आया हो। एंड मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को ये वन शॉट कैसा लगा। आज की क्लास दिमाग में क्लियर या से क्लियर? आई होप दिमाग में क्लियर हो। मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा, छुट्टी हमारी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड। थैंक यू सो मच।